एक 8 साल का बच्चा जिसे उसके परिवार ने बेकार समझकर घर से निकाल दिया, अब एक ऐसे किले यानी फोर्ट्रेस का राजा बन चुका है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। वैन ने अपनी प्रोडक्शन मैजिक से न सिर्फ एक पूरा गांव बसा दिया, बल्कि उन खतरनाक आर्मर्ड लिजर्ड्स का सफाया कर दिया जिनसे बड़े बड़े मर्द डरते हैं। पर असली हंगामा तो तब शुरू होता है जब दुश्मन के साथ साथ वैन के लिए शादी के रिश्ते आने लगते हैं, और वो भी एक नहीं दो। क्या वैन इन खतरनाक मॉन्स्टर्स और इस ऑकवर्ड मैरिज ड्रामा से बच पाएगा? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज की कहानी में एक्शन के साथ साथ थोड़ा ठंडा रोमांस भी होने वाला है। कहानी रॉयल पैलेस के अंदर शुरू होती है, जहां वैन नाम का एक छोटा लड़का अचानक एक बड़े बेड पर जाग जाता है। जैसे ही वो अपने हाथ अपने चेहरे के सामने उठाता है, वो कंफ्यूज्ड और अनईजी फील करता है, ये सोचते हुए कि उसके हाथ इतने छोटे और कमजोर क्यों दिख रहे हैं। तभी सच धीरे धीरे समझ आता है और उसे रियलाइज होता है कि वो अपने पुरानी और मिजरेबल जिंदगी से रीइंकारनेट हुआ है। अपनी पिछली जिंदगी में वैन एक डल और खाली एग्जिस्टेंस जीता था। वो एक डेड एंड जॉब करता था जो बहुत कम पे करती थी, मुश्किल से रेंट और बेसिक बिल्स कवर करने जितना, और हर दिन पिछले दिन जैसा ही लगता था। उसकी जिंदगी स्ट्रेस, बोर्डम और रिग्रेट से भरी थी, लेकिन किसी वजह से यूनिवर्स ने उसे एक सेकंड चांस देने का फैसला किया और उसे दूसरी दुनिया में ले आया। एक रिमोट विलेज के यंग लॉर्ड के रूप में रीबॉर्न होकर वैन ध्यान से बेड से नीचे उतरता है और एक छोटे लकड़ी के स्टूल पर कदम रखता है ताकि वो खिड़की से बाहर देख सके और बाहर के किंगडम का एक प्रॉपर व्यू ले सके। ऊंची बिल्डिंग्स, बड़ी जमीन और शांत आसमान उसके सामने फैले हुए थे। हालांकि इससे पहले कि वो ज्यादा देर व्यू एंजॉय कर पाए, उसकी मेड टिल पैनिक में भागते हुए आती है और उससे तुरंत नीचे उतरने को कहती है, क्योंकि ये खतरनाक है। वैन इस पॉइंट पर सिर्फ 2 साल का होना चाहिए, तो टिल शॉक में जम जाती है जब वो साफ और एडवांस्ड वर्ड्स यूज करते हुए उसे कामली जवाब देता है, अपनी खुद की आवाज सुनते हुए। वैन को अचानक रियलाइज होता है कि उसके पास उन दिनों की यादें भी हैं जो वो पहले ही इस दुनिया में रहकर बिता चुका है। वो यादें जापान की उसकी पिछली जिंदगी की यादों के साथ मिक्स हो जाती हैं, पूरी तरह से कंफर्म करते हुए कि वो सच में रीइंकारनेट हुआ है। लगभग 1 घंटे बाद वैन अपने पिता और सिबलिंग्स के साथ डिनर के लिए बैठता है। कमरा शांत है, एक ऑकवर्ड साइलेंस से भरा हुआ। कुछ लंबे मिनटों के बाद वैन के पिता जल्पा अपने दूसरे बेटे जैरेड से ये पूछकर साइलेंस तोड़ने का फैसला करते हैं कि वो उस दिन क्या पढ़ने का प्लान कर रहे हैं। जैरेड जवाब देने से पहले एक पल के लिए रुकता है कि वो फायर, मैजिक और बैटल फॉर्मेशंस पढ़ेगा। जल्पा फिर तीसरे बेटे सेस्तो से वही सवाल पूछते हैं और सेस्तो जवाब देता है कि वो भी मैजिक पढ़ेगा। आखिर में जल्पा वैन की तरफ मुड़ते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या पढ़ेगा। वैन ईमानदारी से जवाब देता है, ये कहते हुए कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो उसे समझ नहीं आती हैं, इसलिए वो पहले कंट्री की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानना चाहता है। वैन का जवाब सुनकर उसके सिबलिंग्स हैरानी में कांप उठते हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे कि उनका 2 साल का भाई उनसे कहीं ज्यादा समझदार कैसे साउंड कर रहा है। जल्पा अचानक हंसने लगते हैं और एडमिट करते हैं कि वो इतनी छोटी उम्र में वैन की इंटेलिजेंस और प्रॉमिस से इम्प्रेस्ड हैं। वो शेयर करते हैं कि उन्हें बड़ी उम्मीदें हैं कि वैन को फायर मैजिक का एक स्ट्रॉन्ग टैलेंट मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे उन्हें और वैन की मां को मिला था। जल्पा समझाता है कि मैजिक एप्टीट्यूड टेस्ट तब होगा जब वैन 8 साल का हो जाएगा, और वो वैन से कहता है कि उससे निराश मत करना, इस दुनिया में मैजिकल एप्टीट्यूड ही सब कुछ है। मैजिक मेनली 4 एलिमेंट्स में आता है, फायर, वाटर, विंड और अर्थ, जबकि दूसरे तरह के मैजिक भी एग्जिस्ट करते हैं। इन 4 एलिमेंट्स के बाहर किसी भी मैजिक को बहुत निचली नजर से देखा जाता है। ब्रेकफास्ट के बाद वैन अपने स्टडी रूम में जाता है, जहां मेड्स उसे एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देती हैं कि इस दुनिया में लाइफ और सोसाइटी कैसे काम करती है। जैसे ही वो बोलना खत्म करती हैं, हेड बटलर एस्पाडा अचानक कमरे में आता है और वैन की डेस्क पर किताबों का एक बड़ा ढेर रख देता है। एस्पाडा एक एक्सेप्शनली स्किल्ड बटलर है जिसने वैन के पिता की कई सालों तक सेवा की है, फिर भी वैन अभी भी उससे बहुत डरता है। एस्पाडा वैन से कहता है कि वो पहले से जानता है कि वैन ने पढ़ना और सिंपल मैथ करना सीखना शुरू कर दिया है, तो वो पूछता है कि वैन ने कितनी प्रोग्रेस की है। वैन ईमानदारी से एडमिट करता है कि वो अभी भी सही से पढ़ नहीं सकता, और जब मैथ की बात आती है तो वो सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकता है। एस्पाडा जानता है कि वैन इससे कहीं ज्यादा केपेबल है, तो वो खुद पर्सनली उसके ट्यूटर के रूप में चार्ज लेने का फैसला करता है। एस्पाडा के लेसन्स जल्द ही वैन के लिए एक जीता जागता नाइटमेयर बन जाते हैं। ट्रेनिंग सख्त, लंबी और थका देने वाली होती है, जिसमें बहानों या आराम के लिए कोई जगह नहीं होती। हालांकि इन सख्त लेसन्स की वजह से वैन सिर्फ कुछ ही हफ्तों में पढ़ना और लिखना सीख जाता है। 2 साल की नॉन स्टॉप पढ़ाई के बाद वैन आखिरकार 4 साल का हो जाता है और शॉर्ट ट्रेनिंग शुरू करता है। शुरुआत में वो
वो इसमें बिल्कुल बेकार होता है। वो बार बार हारता है, यहाँ तक कि प्रैक्टिस सेशंस के दौरान मेड से भी। इसके बावजूद वैन हार नहीं मानता और हर एक दिन ट्रेनिंग जारी रखता है। जब वैन 5 साल का होता है, उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाती है। वो बड़े लड़कों के साथ स्पारिंग शुरू करता है जो सोल्जर्स बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वो उनसे बराबरी से लड़ पाता है। वैन नोटिस करता है कि उनकी मूवमेंट सिंपल हैं और प्रेडिक्ट करना आसान है, तो वो उन्हें बिना किसी ज्यादा तकलीफ के बार बार हरा देता है। दूसरे बच्चे उसकी परफॉर्मेंस से पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि वो शायद कोई चोजन वन है। इससे आगे बहुत से बच्चे वैन को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि अपने भाइयों के उलट वो सच में कॉमनर्स से बात करता है और उनके साथ असली दोस्ती बनाता है। कुछ ही देर बाद वैन थोड़ा पानी पीने के लिए एक छोटा ब्रेक लेने का फैसला करता है। उस वक्त डेप्यूटी नाइट कमांडर डी अंदर आता है और पोलाइटली वैन से कहता है कि वो उसे अपने हाथ दिखाए। डी ध्यान से उन्हें एग्जामिन करता है और ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि वैन के हाथों पर कोई कैलसेस यानी गट्टे या ब्रूजेस यानी चोटें नहीं हैं। ये सजेस्ट करता है कि वैन बहुत वक्त से सॉर्ड के साथ ट्रेनिंग नहीं कर रहा है। वैन एडमिट करता है कि ये सच है और समझाता है कि वो हाल ही में पढ़ाई में बहुत बिजी रहा है। वैन बताता है कि एस्पार्डा उससे नॉर्मल से लगभग 3 गुना ज्यादा पढ़ाई करवा रहा है। वो कहता है कि वो एस्पार्डा से वैन की पढ़ाई का वक्त कम करने और उसकी ट्रेनिंग का वक्त बढ़ाने के बारे में बात करने को तैयार है, क्योंकि जिंदगी सिर्फ किताबों के बारे में नहीं है। डे फिर कसम खाता है कि अगर वैन को ट्रेन करने के लिए और वक्त मिलता है तो वो उसे अब तक का सबसे महान स्वर्ड्समैन बना देगा। वैन जवाब देता है कि एस्पार्डा से बात करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसे यकीन है कि वो पढ़ाई और ट्रेनिंग दोनों मैनेज कर सकता है। डे उससे सहमत होता है, लेकिन सजेस्ट करता है कि उसे वैन का ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन जाना चाहिए, ये श्योर करने के लिए कि वैन सही रास्ते पर चल रहा है। डे के साथ ट्रेनिंग जल्द ही एक और जीता जागता नाइटमेयर बन जाती है। डे वैन से बहुत ज्यादा इंटेंस ड्रिल्स करवाता है, जिसमें आराम के लिए लगभग कोई वक्त नहीं होता। फिर भी वैन इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तब से हर दिन सब कुछ कितना भी मुश्किल क्यों न रहा हो, उसका रीइंकार्नेशन एंजॉयबल रहा है। अपनी जिंदगी में पहली बार वो फुलफिलमेंट का वो एहसास महसूस करता है जो उसे अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं मिला था। इस रियलाइजेशन के साथ वैन अपना मन बना लेता है कि वो इस नई दुनिया में एक मजेदार और मीनिंगफुल जिंदगी एंजॉय करेगा। 1 साल बाद वैन 6 साल का हो जाता है। अब तक एक के बाद एक पढ़ाई और ट्रेनिंग का ये कभी न खत्म होने वाला रूटीन डल और थका देने वाला लगने लगता है। वो रियलाइज करता है कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वो उस वक्त से अपने आप से वादा की गई मजेदार जिंदगी कभी नहीं जी पाएगा। वैन डिसाइड करता है कि वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक्ट करना शुरू करेगा और मजा करते हुए वक्त बिताएगा। एक दिन वो मेड से कहता है कि वो बाहर जाकर खेलना चाहता है, तो वो उसे मार्केट ले जाती है। वैन अपने आसपास बिकने वाले कई अलग अलग लोगों, आवाजों और आइटम्स को देखकर हैरान रह जाता है। मार्केट में चलते हुए वैन का ध्यान एक विशाल बिल्डिंग की तरफ भटक जाता है, जिसे मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो हैरानी से उससे घूरता है। पास ही अचानक एक डिस्टर्बिंग सीन दिखता है। बेड़ियों और जंजीरों में जकड़ा एक बच्चा मार्केट प्लेस में घसीटा जाता है। वैन तुरंत उस आदमी से पूछता है कि बच्चा जंजीरों में क्यों जकड़ा है। वो आदमी बेरुखी से जवाब देता है कि वो अपने बेटे को एक स्लेव के रूप में बेच रहा है, ये कहते हुए कि क्योंकि बच्चा उसका है वो जो चाहे कर सकता है। मेड वैन को समझाती है कि गरीब परिवारों के लिए उन बच्चों को बेचना आम बात है, क्योंकि स्लेव्स उनकी जिंदगी आसान बना देते हैं। वैन एडमिट करता है कि ये देखना क्रूर और दर्दनाक है, लेकिन साथ ही उसे लगता है कि इसे बदलने के लिए वो बहुत कम कर सकता है। उसी वक्त रोजली नाम की एक औरत पास आती है और वैन को ग्रीप करती है, ये कहते हुए कि उसकी सेवा करना उसके लिए सम्मान की बात है। फिर वो उससे पूछता है कि उस आदमी को अपने बच्चे को बेचने के लिए कितना मिलेगा। रोजली समझाती है कि कीमत मैजिकल एप्टीट्यूड पर डिपेंड करती है। ये जानने के बाद कि लड़के के पास थीविंग एप्टीट्यूड है, जिसे बहुत लो माना जाता है, वो कहती है कि बच्चा 3 सिल्वर कॉइन से ज्यादा में नहीं बिकेगा। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में पागल हो जाता है और अपने बेटे को लात मारना शुरू कर देता है। फिर वो लड़के को पकड़ता है और कहता है कि वो दूसरी शॉप पर जा रहे हैं। अचानक वैन आगे बढ़ता है और उस आदमी को रोकता है, ये अनाउंस करते हुए कि वो लड़के को 5 सिल्वर कॉइन्स में खरीदेगा। वो आदमी तुरंत मान जाता है, पैसे लेता है और पीछे मुड़े बिना चला जाता है। वैन फिर लड़के के सामने घुटनों पर बैठता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। लड़का अपना नाम कैम्किन बताता है। वैन कैम्किन से कहता है कि वो जहां चाहे जाने के लिए फ्री है। वैन का इरादा उसे सच में अपना बनाने का कभी नहीं था। उसने उससे सिर्फ इसलिए खरीदा ताकि वो उसे आज़ाद कर सके। हालांकि जब वैन को पता चलता है कि सैमसन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, वो सजेस्ट करता है कि सैमसन उसके साथ रहने आ जाए। एक गार्ड बीच में बोलता है और वैन को वार्न करता है कि मार्किस शायद उसके एक अनजान लड़के को घर लाने से सहमत ना हो। हालांकि अगर लड़का वैन के स्लेव के रूप में रजिस्टर होता है तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। वैन सैमसन से पूछता है कि क्या ये उससे मंजूर होगा और सैमसन मान जाता है। उस पल से कैम्शन ऑफिशियली वैन का स्लेव बन जाता है। रोजली फिर उन्हें इन्फॉर्म करती है कि कुछ भी फाइनल होने से पहले उन्हें पहले स्लेव कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होगा।
वैन और सैमसन दोनों एक ही वक्त पर अपने हाथ आगे बढ़ाते हैं। रोजली के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हुए जैसे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कैम्किन के हथेली के पीछे एक चमकता हुआ निशान आ जाता है। ये निशान स्लेव कॉन्ट्रैक्ट का सबूत है और ये तब तक गायब नहीं होगा जब तक कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव रहेगा। एक बार जब सब खत्म हो जाता है, वैन और सैमसन साथ में चेंबर ऑफ कॉमर्स जाते हैं ताकि सैमसन को साफ कपड़े मिल सकें और वो अब सड़क के किसी जंजीरों में जकड़े स्लेव जैसा ना दिखे। कुछ दिनों बाद वापस पैलेस में वैन आखिरकार सुकून के कुछ पलों का मजा लेने वाला होता है। जैसे ही वो एक कुकी की तरफ हाथ बढ़ाता है, ठीक जब वो एक बाइट लेने वाला होता है, कैम्शन कमरे में आता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि डी ट्रेनिंग के लिए आ गया है। वैन तुरंत फ्रीज हो जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो कुकी कैम्किन को पकड़ा देता है और उससे कहता है कि वो जाकर डी को इन्फॉर्म करे कि वो आसपास नहीं है। वैन अच्छी तरह जानता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वो एक और ब्रूटल ट्रेनिंग सेशन सर्वाइव कर सके। कैम्किन वैसा ही करता है जैसा उससे कहा गया था और बाहर जाकर डी से कहता है कि वैन अवेलेबल नहीं है। डी साफ तौर पर निराश है, लेकिन क्योंकि वो अभी भी किसी को ट्रेन करना चाहता है, वो वैन की जगह कैम्किन को ले जाने का फैसला करता है और उससे ट्रेन करना शुरू कर देता है। उसके बाद 2 और साल गुजर जाते हैं और वैन आखिरकार 8 साल का हो जाता है। इसका मतलब है कि उसके मैजिकल एप्टीट्यूड के ऑफिशियली टेस्ट होने का वक्त आ गया है। आने वाला टेस्ट पूरे टाउन में चर्चा का विषय बन जाता है। नोबल्स, सर्वेंट्स, सोल्जर्स और यहाँ तक कि मर्चेंट्स भी रिजल्ट्स देखने के लिए उत्सुक हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि वैन स्ट्रॉन्ग टैलेंट दिखाएगा, खासकर इसलिए क्योंकि उसके पेरेंट्स फायर मैजिक में गिफ्टेड थे। यहाँ तक कि वैन के पिता जल्पा को पूरा भरोसा है कि वैन के पास कम से कम फायर मैजिक के लिए एप्टीट्यूड तो होगा ही। हालांकि टेस्ट के दिन हर कोई शौक में हैरान रह गया। वान के पास फायर, वाटर, विंड या अर्थ के लिए एप्टीट्यूड नहीं है। इसके बजाय उसके पास सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक का एप्टीट्यूड है, जिसे दुनिया में सबसे खराब और सबसे यूजलेस मैजिक माना जाता है। माहौल तुरंत ठंडा हो जाता है। जल्पा ये रियलाइज करते ही गुस्से में पागल हो जाता है कि उसका बेटा उसकी नजरों में एक कंप्लीट फेलियर निकला है। गुस्से में वो अपनी तलवार निकालता है और वान को मौके पर ही मारने की तैयारी करता है। वान डर के मारे जम जाता है, हिलने या बोलने में असमर्थ। उसका दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। ठीक जब उसके पिता वार करने वाले होते हैं, सबसे बड़ा बेटा मिर्जा वान के सामने आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। मिर्सियस एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन सजेस्ट करता है। इसके बजाय वो प्रपोज करता है कि वान को उनके टेरिटरी के एक रिमोट विलेज का इंचार्ज बना दिया जाए। मिर्जा समझाता है कि वो विलेज सही तरह से ग्रो होने के लिए बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है और क्योंकि वो हाल ही में हासिल किया गया था, वहां रहने वाले बहुत से लोग उनके परिवार के प्रति लॉयल नहीं है। उनके अपने किसी बंदे को वहां लॉर्ड बनाने से विलेजर्स की लॉयल्टी सिक्योर करने में मदद मिलेगी। जल्पा रुकता है और आइडिया पर विचार करता है। एक पल बाद उसे रियलाइज होता है कि ये सच में एक रीजनेबल सोल्यूशन है। वो अपनी तलवार वापस रख लेता है और डिक्लेयर करता है कि वान उस जमीन का लॉर्ड बनेगा। जल्पा फिर बेरुखी से मुड़ता है और वान से अपना सामान पैक करने और जितना जल्दी हो सके निकलने को कहता है, ये कहते हुए कि उसके घर में किसी यूजलेस बंदे के लिए कोई जगह नहीं है। उसके साथ वो पीछे मुड़े बिना चला जाता है। उसके पिता के जाने के बाद मिर्जा गहरा झुकता है और वान से इतना ह्यूमिलिएटिंग कुछ सजेस्ट करने के लिए माफी मांगता है। वान उससे कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिर्जा बीच में नहीं आता तो वो मर गया होता। अगले दिन वान अपना सामान पैक करता है और रिमोट विलेज के लिए निकलने की तैयारी करता है। हैरानी की बात तो ये थी कि वैन दुख नहीं बल्कि एक्साइटमेंट फील कर रहा था। उसे लगा कि अब दूर गांव में कोई रोक टोक नहीं होगी और वो आखिरकार एक सुकून भरी लाइफ जी पाएगा। पर उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। तभी डी और स्पार्टा ने अनाउंस किया कि वो भी उसके साथ आएंगे वैन की ट्रेनिंग और पढ़ाई पर नजर रखने के लिए। वैन ने एक लंबी सांस ली। उसे पता था कि ये दोनों उसकी लाइफ को फिर से एक लिविंग नाइटमेयर बना देंगे। सोने पे सुहागा तो तब हुआ जब उसकी फेवरेट मेड ने भी साथ आने की जिद पकड़ ली। चलो, सारी तैयारियां पूरी हुई और वैन अपनी नई लाइफ की तरफ निकल पड़ा। कैरेज में बैठे बैठे बोर होते वक्त उसने अपना प्रोडक्शन मैजिक ट्राई किया और देखते ही देखते उसके हाथ में एक छोटी सी तलवार आ गई। खमसिन ये सब देख रहा था, पर वो हैरान नहीं हुआ क्योंकि वो जानता था कि वैन की मैजिक सीखने की स्पीड कितनी फास्ट है। तभी वैन ने खमसिन से एक सीरियस बात की। उसने कहा कि अब वो कोई प्रिंस नहीं रहा और ना ही उसका कोई स्टेटस बचा है, इसलिए खमसिन को उसके स्लेव के रूप में रहने की कोई जरूरत नहीं है। वैन ने उसे साफ कह दिया कि अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर अपनी मर्जी की आजाद जिंदगी जी सकता है। डी तुरंत ऑफर ठुकरा देता है बिना किसी हिचकिचाहट के। वो वैन को मजबूती से याद दिलाता है कि उसने पहले ही अपनी जिंदगी उसके नाम कर दी है और ये फैसला आसानी से नहीं लिया गया था। वो आगे कहता है कि अगर वैन की हिफाजत के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी तैयार है, चाहे हालात कुछ भी हो। ये सुनकर वैन के पास उसके इरादे को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, भले ही ये उसे थोड़ा अनईजी फील कराता है। अचानक उनकी कैरेज एक झटके से रुक जाती है, जिससे अंदर बैठे सभी लोग हिल जाते हैं। जब वैन बाहर देखता है कि क्या हो रहा है, वो नोटिस करता है कि आगे वाले गांव पर इस वक्त अटैक हो रहा है।
वैन की हिफाजत करने वाले नाइट्स ने तुरंत अंदाजा लगाया कि अटैक करने वाले बैंडिट्स होंगे या शायद कुछ गिरे हुए मर्सनरीज जो आसान लूट की तलाश में हैं। डी ध्यान से दुश्मन की फॉर्मेशन देखता है और उन्हें गिनता है और नोटिस करता है कि टोटल लगभग 50 अटैकर्स हैं। इस बेस पर वो अंदाजा लगाता है कि अगर वो अपनी ताकत मिलाकर एक साथ चार्ज करे तो वो उन्हें बिना ज्यादा तकलीफ के हरा देंगे। टैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से संख्या मैनेजेबल लग रही थी, लेकिन उनके साथ ट्रैवल कर रहा एक एडवेंचरर ऑर्थो इस बात से साफ इनकार करता है। ऑर्थो डी को याद दिलाता है कि उनका काम शुरू से क्लियर था, उन्हें सिर्फ वैन को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया गया था अगर वो खुद खतरे में हो। क्योंकि वैन अभी सही सलामत है और उसे टारगेट नहीं किया जा रहा, ऑर्थो आर्ग्यू करता है कि उनके लिए अपनी जान रिस्क में डालने का कोई रास्ता नहीं है ऐसी लड़ाई में जो उनके कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। डी ये सुनकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो डिक्लेयर करता है कि वो फिर भी लड़ेगा। वो कहता है कि वो बस खड़े होकर मासूम विलेजर्स का कत्ल होते नहीं देख सकता जो उसके ठीक सामने हो रहा है। अगर कोई और उसके साथ नहीं आता तो वो अकेले ही चार्ज करने को तैयार है। जाने से पहले वो एडवेंचरर से कहता है कि कम से कम वो पीछे रहकर वैन की हिफाजत पर फोकस करे अगर डी के निकलने से पहले हालात बिगड़ते हैं। एस्पाडा अचानक बोलता है और इस आइडिया को मना कर देता है। एस्पाडा सीधा डी से कहता है कि अपनी जान ऐसे फेंक देना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, खासकर उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए। वो समझाता है कि डी का यहाँ मरना किंगडम की मिलिट्री फोर्सेस के फ्यूचर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। एक रिस्पेक्टेड एलिमेंटल मेज होने के नाते एस्पाडा इसके बजाय एक कैलकुलेटेड प्लान बताता है। वो उनकी पोजीशन के चारों तरफ एक पावरफुल डिफेंसिव वॉल बनाने का सजेशन देता है ताकि वैन सेफ रहे, जबकि एडवेंचरर्स बैरियर के पीछे से लॉन्ग रेंज अटैक्स करके दुश्मनों को कम करेंगे। और जब दुश्मन का पूरा ध्यान उन पर होगा तब डी और बाकी नाइट्स राइट फ्लैंक से अचानक अटैक करके उन्हें सरप्राइज कर देंगे। एस्पादा को पूरा यकीन था कि अगर ये स्ट्रैटेजी सही से चली तो उनकी जीत पक्की है, मगर वान जल्दी ही समझ गया कि इस प्लान का असली मतलब क्या है। दुश्मन का ध्यान एक जगह लगाने के लिए एस्पादा को खुद पीछे रहकर चारा यानी बेट बनना पड़ेगा। एस्पादा ने बिना किसी हिचकिचाहट के वान की बात सही बताई और कहा कि प्लान कामयाब करने का यही एक रास्ता है। अगर वो डिकॉय नहीं बनता तो डे और उसके आदमियों को दुश्मन से सीधा भिड़ना पड़ता और वो शायद बेमौत मारे जाते। ये सुनकर वान को उसकी बातों की गहराई समझ आ गई। अगर कुछ भी गलत होता तो इसका मतलब था कि एस्पादा को अपनी जान देनी पड़ती। वान ने रियलाइज किया कि किंगडम के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिस्ट और सबसे ताकतवर वॉरियर को खोना एक ऐसा नुकसान होगा जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा। उनके बिना आगे चलकर इस जमीन को डेवलप करना या उसकी हिफाजत करना मुश्किल होता। इसलिए वान आगे बढ़ा और उसने खुद डिकॉय बनने का ऑफर दिया। टिल ने यह सुनते ही तुरंत मना कर दिया और कहा कि वो खुद चारा बन जाएगी पर वान को खतरे में नहीं डालने देगी। खमसिन ने भी उसका पूरा साथ दिया और वान के साथ खड़ा हो गया। फिर भी वान ने उन्हें शांति से समझाया कि वो उन दोनों की बहुत परवाह करता है, इसलिए वो उन्हें किसी भी तरह के खतरे में नहीं देख सकता। वान ने फिर अपना प्लान बताया कि वो कैरेज में बाहर जाएगा और दुश्मनों पर आगे से हमला करेगा। वो उनका ध्यान भटकाएगा जबकि बाकी सब एक साथ पीछे से और दोनों साइड से अटैक करेंगे। जाते जाते वान ने सबको याद दिलाया कि उसने सालों तक तलवार की सख्त ट्रेनिंग ली है, इसलिए वो इतनी आसानी से नहीं हारेगा। पर दिमाग में उसने ये भी मान लिया कि अगर वो यहाँ मर भी गया तो उसे कोई गम नहीं होगा अगर ये किसी नेक काम के लिए हो। ऑर्थो ये सब सुनकर हैरानी से वान को घूरता रह गया। वान के बातों से ऑर्थो को वो पुराना वक्त याद आया जब वो गिल्ड में था और उसे पहली बार वान को प्रोटेक्ट करने का काम मिला था। उस वक्त उसे किसी नोबल की हिफाजत करने के आइडिया से नफरत थी, क्योंकि उसका मानना था कि सारे अमीर लोग अंदर से खराब होते हैं। फिर भी उसने वो काम एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसका प्लान वहां काम करने का था। पर तभी उस मेमोरी में वान उसके सामने आया, झुककर सलाम किया और बड़े दिल से ऑर्थो का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे प्रोटेक्ट करने की रिक्वेस्ट मान ली। वैन ने ऑर्थो की तारीफ करना जारी रखा और उस पर सच्ची कॉम्प्लीमेंट्स की बौछार कर दी। उस वक्त ऑर्थो ब्लश करने लगा और उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि सारे अमीर लोग यानी नोबल्स बिना दिल वाले या भ्रष्ट नहीं होते। वापस प्रेजेंट में ऑर्थो आगे बढ़ा और वैन के सामने खड़ा हो गया, ये कहते हुए कि वो किसी भी हाल में उस जैसे बच्चे को अपनी जान ऐसे खतरे में नहीं डालने देंगे। दे और एस्पाडा भी दोनों आगे बढ़े और ऑर्थो की बात से पूरी तरह सहमत हुए। सब तय होने के बाद एस्पाडा ने योजना को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया और मौके पर ही एक नया प्लान बनाया। पहले एस्पाडा एक ताकतवर डिफेंसिव दीवार खड़ी करेगा, उसके पीछे से एडवेंचरर्स दूर तक मार करने वाले अटैक्स करेंगे। फिर दे और उसके आदमी लेफ्ट साइड से चार्ज करेंगे, जबकि ऑर्थो और उसकी ग्रुप उसी वक्त राइट साइड से दुश्मन पर हमला बोल देगी।
प्लान तुरंत शुरू हो जाता है। एस्पाडा ने जल्दी से डिफेंसिव वॉल खड़ी कर दी और एक बार जब वो बन गई, एडवेंचरर्स ने उसके पीछे से तीर चलाना शुरू किया, जिसने बैंडिट्स की पहली वेव को साफ कर दिया। बैंडिट्स पूरी तरह हैरान रह गए क्योंकि बचे हुए अटैकर्स ने आखिरकार वॉल को देखा और रीग्रुप होकर पलटवार करने की कोशिश की। दे और उसके आदमी तेजी से अंदर घुसे और अपनी तलवारों से एक और वेव को खत्म कर दिया। लेकिन इस भगदड़ के बीच बैंडिट्स का लीडर अचानक से निकल आया और दीवार की दूसरी तरफ भागा। वो बस प्लूरियल पर वार करने ही वाला था, तभी वैन बीच में आ गया। आखिरी सेकंड में वैन ने अपनी स्वॉर्ड स्किल्स का यूज किया और बैंडिट के पैर की एड़ी यानी अकीलीज हील पर सीधा वार किया, जिससे वो दर्द के मारे घुटनों के बल गिर गया। उसके तुरंत बाद खमसिन में छलांग लगाई और आखिरी वार किया, जिसने खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कुछ ही देर में बचे हुए सारे बैंडिट्स को बांध दिया गया और गांव का खतरा पूरी तरह से टल गया। खतरा खत्म होने और मिशन पूरा होने के बाद कुछ एडवेंचरर्स ने वापस घर जाने का फैसला किया ताकि वो कहीं और नए काम ले सकें। ऑर्थो वैन की सोर्ड्समैनशिप और उसकी लीडरशिप स्किल से काफी इंप्रेस्ड होता है। इसी वजह से उसके मन में वैन को लेकर क्यूरियोसिटी जागती है और वो कुछ वक्त वहां रुकने का फैसला करता है, ये कहते हुए कि वो हर तरह से उसकी मदद करेगा। ऑर्थो के बाकी साथी भी वही सोचते हैं, तो वो भी सपोर्ट देने के लिए रुक जाते हैं। सब कुछ शांत होने के बाद वैन फॉर्मली पूरे गांव को एड्रेस करने का फैसला करता है। वो आगे बढ़ता है और गांव के मुखिया रोंडो से मिलकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। रोंडो वैन का शुक्रिया अदा करता है गांव बचाने के लिए और फिर बताता है कि ये कोई पहली बार नहीं था। असल में इसी साल में गांव पर कई बार हमले हो चुके हैं। रोंडो का मानना है कि उनका गांव बार बार टारगेट इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वो फर्डिनांडो काउंटी का हिस्सा थे तब नाइट्स पेट्रोलिंग करते थे जो उन्हें बैंडिट से बचा कर रखते थे, पर अब वो हिफाजत चली गई है और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं बचा। वैन रोंडो और गांव वालों से माफी मांगता है और कहता है कि मार्कीज को शायद इन दूर दराज के गांव की हालत का पता ही नहीं है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि अब जब वो यहाँ का लॉर्ड बन गया है वो उनकी तकलीफों को इग्नोर नहीं करेगा। फिर वो 3 रास्ते सजेस्ट करता है जिनसे आगे चलकर गांव को बचाया जा सके। पहला रास्ता ये है कि वो कुछ इतना कीमती तैयार करें कि किंगडम उन्हें इग्नोर ना कर सके। दूसरा रास्ता है कि इतना पैसा कमाएं कि मर्सनरीज हायर कर सकें। और तीसरा रास्ता है कि गांव को खुद इतना मजबूत बनाएं कि वो अपने दम पर खड़ा हो सके। तभी गांव की एक छोटी लड़की बोलती है कि उन्होंने इन रास्तों के बारे में पहले भी सोचा था, पर वो कहती है कि ये बातें कहने में अच्छी लगती हैं पर असलियत में इन पर अमल करना बहुत मुश्किल है। वैन उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि वो फिक्र ना करें क्योंकि अब वो उनका नया लॉर्ड है और वो उनकी जमीन को डेवलप करेगा। लेकिन गांव वाले उसकी बातों से ज्यादा इंप्रेस नहीं होते। ये देखकर एस्पाडा और दे आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि वो किंगडम के चीफ कमांडर और हेड बटलर हैं। वो रोंडो और गांव वालों को यकीन दिलाते हैं कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही गांव वालों की हिम्मत बढ़ जाती है, लेकिन जल्द ही वो एक और परेशानी बताते हैं। वो पूछते हैं कि टैक्स का क्या होगा, क्योंकि उनके लिए अपनी फसल का 30% देना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस पर वैन जवाब देता है कि अभी के लिए टैक्स रेट को कम करके सिर्फ 10% कर दिया जाएगा। वो समझाता है कि गांव वालों के लिए एक स्टेबल और रहने लायक माहौल बनाना अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। गांव वाले ये सुनकर हैरान रह जाते हैं कि टैक्स पहले से आधा भी नहीं बचा और वो वैन का शुक्रिया अदा करते हैं। सिक्योरिटी के लिए एस्पाडा तुरंत गांव के चारों तरफ एक मजबूत पत्थर की दीवार खड़ी कर देता है ताकि बैंडिट्स और लुटेरों से बचा जा सके। वो आगे कहता है कि एक मोट बनाने से उनका डिफेंस और भी मजबूत हो जाएगा और डी और बाकी नाइट्स कहते हैं कि वो उसका भी ख्याल रख लेंगे। वैन वापस गांव वालों की तरफ मुड़ता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि अगर वो उसके साथ मिलकर काम करेंगे तो वो गारंटी देता है कि ये गांव पहले से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से नया रूप लेगा। इसके थोड़ी देर बाद वैन अपने बनाने वाले मैजिक को टेस्ट करने का फैसला करता है। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद वो लकड़ी के कई ब्लॉक्स बनाता है, लेकिन ये कोई आम लकड़ी के ब्लॉक्स नहीं थे। ये असल में नैनो फाइबर से बने थे और बहुत ही ज्यादा मजबूत मटेरियल था। ये ब्लॉक्स इतने मजबूत थे कि जब ऑर्थो ने उन्हें अपनी तलवार से तोड़ने की कोशिश की तो उन पर एक खरोच तक नहीं आई। वैन फिर पूरा दिन अपने मैजिक से वेपन्स बनाने में बिताता है जो देखने में बहुत ही हाई क्वालिटी लग रहे थे। ये देखकर तिल को चिंता होने लगती है कि कहीं इतना ज्यादा मैजिक यूज करने से वैन का माना खत्म ना हो जाए। वैन उसे समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसे याद आता है कि उसने सुना था कि इस तरह का मैजिक बहुत ज्यादा माना खाता है, इतना कि एक आम आदमी के लिए एक चीज बनाना भी मुश्किल होता है। इसके बाद वो खामसिन को एक तलवार गिफ्ट करता है और खामसिन इतना खुश होता है कि वो उसे हमेशा संभाल कर रखने का वादा करता है। उस रात वैन कैंप फायर के पास बैठता है और उसे रियलाइज होता है कि बाहर कैंप करने की वजह से उसका शरीर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। वो तिल और खामसिन की तरफ देखता है और जानता है कि भले ही वो दिखावा कर रहे हों कि वो ठीक हैं, पर वो दोनों भी थक चुके होंगे। इसलिए वैन फैसला करता है कि अब एक सही घर बनाने का वक्त आ गया है।
अगले दिन वैन और उसके ग्रुप उन नैनो ब्लॉक्स को अरेंज करके घर बनाना शुरू करते हैं। जब रोंडो ये देखता है तो वो कहता है कि लॉर्ड के मैंशन के लिए ये परफेक्ट जगह होगी, जिससे वैन सच में खुश हो जाता है। वैन फिर अपने मैजिक से एनालाइज करना शुरू करता है कि क्या इतना बड़ा घर बनाना पॉसिबल है। वो हर एक ब्लॉक और हर एक इंच जगह को ध्यान से एग्जामिन करता है और जब उसे सब समझ आ जाता है तो वो अपना मैजिक एक्टिवेट करता है। सब हैरानी से देखते रह जाते हैं जब वैन पलक झपकते ही पूरा का पूरा मैंशन खड़ा कर देता है। जबकि बाकी सब इस नजारे को देखकर पूरी तरह शॉक्ड थे। वैन मन ही मन सोचता है कि ये शायद उसके ओरिजिनल प्लान से थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया है। गांव वाले हैरानी में चीयर करने लगते हैं कि कैसे वैन ने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में इतना खूबसूरत मैंशन खड़ा कर दिया। उस पल वैन को रियलाइज होता है कि उसका प्रोडक्शन मैजिक एक गांव को रूल और मैनेज करने के लिए एलिमेंटल मैजिक से कहीं बेहतर है और उसे ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगता है। इसके अलावा उसे महसूस होता है कि लोग एक ऐसे लॉर्ड के अंडर रहने में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे जो प्रोडक्शन मैजिक पर फोकस करता है, बजाय किसी ऐसे के जो डेंजरस ऑफेंसिव मैजिक यूज करता हो। खमसिन दौड़कर उसके पास आता है और कहता है कि वो लॉर्ड जल्पा के भयानक किंगडम के बजाय वैन के गांव में रहना ज्यादा पसंद करेगा। लेकिन वैन इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो जानता है कि खमसिन वैसे भी उसकी तरफ बायस्ड है। एस्पाडा वैन के पास आता है और समझाता है कि इस गांव के लोगों को सच में एक ऐसे लॉर्ड की जरूरत है जो उनकी डेली लाइफ सुधार सके और इसी वजह से एस्पाडा मानता है कि वैन उनके लिए बेस्ट चॉइस है। डी और ऑर्थो भी सहमत होते हैं क्योंकि वो अभी भी शौक में है कि वो हवा से घर कैसे बना सकता है। वैन उनसे कहता है कि वो फिक्र न करें क्योंकि जब तक वो उसे काफी लकड़ी लंबर लाकर देंगे वो सबके लिए घर बना सकता है। ये सुनते ही एडवेंचरर्स और नाइट्स बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं और इसे एक कॉम्पिटिशन में बदलने का फैसला करते हैं। उसके बाद रोंडो और बाकी गांव वाले वैन के पास आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनके लिए भी घर बना दे। वैन उनके घरों को देखता है जो बहुत बुरी हालत में थे। भले ही वो जानता था कि वो बुरी तरह थक जाएगा, फिर भी वो मदद करने का चुनाव करता है और हर एक विलेजर के लिए नया घर बनाने का वादा करता है। ये सुनकर गांव वाले जश्न मनाने लगते हैं, ये सोचकर कि उन सबको बिल्कुल नए घर मिलने वाले हैं। वैन को इस बात की खुशी होती है क्योंकि प्रोडक्शन मैजिक, जिसे कभी सब बेकार समझते थे, आज उसी की मदद से वो लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला पा रहा है। वैन तुरंत काम शुरू कर देता है और अपने मैजिक से हर घर को फिक्स और रीबिल्ड करता है जब तक कि वो सब नए जैसे नहीं दिखने लगते। वैन समझाता है कि उसने सारे घर एक जैसे बनाए हैं ताकि कोई भेदभाव यानी अनफेयर डिफरेंसेस ना हो। अभी के लिए इतना काफी है, लेकिन फ्यूचर में वो ऐसे घर बना पाएगा जो सबकी पर्सनल जरूरतों के हिसाब से होंगे। गांव वाले बस इस बात से खुश हैं कि आखिरकार उनके गरीब गांव में असली बदलाव आ रहा है। गांव वाले वैन के काफी शुक्रगुजार थे और उनका ये एहसान देखकर वैन को दिल से खुशी हुई। इस सब को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हुए वैन ने अपने मैनर के पास एक सिंपल पब्लिक बात बनाने का फैसला किया। जब गांव वालों ने देखा कि ये बनकर तैयार हो गया है तो वो बहुत एक्साइटेड और खुश हुए। वैन ने ये बात पहले अपने पर्सनल यूज के लिए बनाया था, पर उसे ये जानकर खुशी हुई कि गांव वालों को ये पसंद आया और वो भी इसका मजा ले सकते हैं। इस बात को बनाने में वैन ने अकेले काम नहीं किया था, बल्कि उसे खमसिन और प्लूरियल से भी मदद मिली थी। उस रात बाद में वैन को खमसिन के साथ अकेले नहाने का वक्त मिला। जब खमसिन बाहर निकला तो वैन ने नोटिस किया कि खमसिन ने थोड़े मसल बना लिए हैं, जिसे देखकर वैन को थोड़ी जलन हुई और उसने सोचा काश उसके पास भी ऐसे मसल्स होते। खमसिन को भी एहसास हुआ कि उसने मसल्स गेन किए हैं, पर उसने एडमिट किया कि वो डे के सामने अभी भी बहुत पतला है। तभी डे और उसके दोस्त बिना कपड़ों के वहां आ गए और सजेस्ट किया कि सबको एक साथ नहाना चाहिए क्योंकि मर्द नंगे होने पर बेहतर बॉन्डिंग करते हैं। वैन को लगा कि अब निकलने का वक्त है, पर डे ने उसे रोक लिया और साथ नहाने पर मजबूर किया। कुछ ऑकवर्ड घंटों बाद वैन आखिरकार अपने बेड पर गया और सुकून से लेट गया। अगले दिन वैन को खुशी हुई तब उसने देखा कि नाइट्स और एडवेंचरर्स ने मिलकर एक गहरी खाई खोदी है, पर उसमें अभी तक पानी नहीं था। वैन को समझ आया कि उन्हें जल्द से जल्द कोई वाटर सोर्स ढूंढना होगा। उसने प्लान बनाया कि एस्पार्डा अपने मैजिक से नदी का पानी डाइवर्ट करेगा और डे और बाकी लोग मैनुअली खुदाई करेंगे। वैन बाद में उस खाई को अपने मैजिक से मजबूत करने वाला था। काम के वक्त वैन को थोड़ा गुस्सा भी आया क्योंकि डे खुदाई को कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा था। फिर भी उसे सबको एक साथ काम करते देख अच्छा लगा। वैन को लगा था कि इसमें एक हफ्ता लगेगा, पर सूरज ढलने तक डे और बाकी लोगों ने इतनी तेजी से काम किया कि अगला गांव दूर से ही दिखने लगा। थकान की वजह से सब अधूरे हो गए थे, इसलिए वैन ने काम रोकने को कहा, पर उसे हैरानी हुई कि डे और एस्पार्डा अभी भी बिना थके काम कर सकते थे। अगले दिन तक नहर तैयार हो गई और जब गेट खोला गया तो सब हैरानी से पानी को बहता देखने लगे। पूरा गांव पानी से घिरा था, पर वैन ने ओवरफ्लो से बचने के लिए पीछे एक लेक बनाने का फैसला किया। एस्पार्डा को भी लगा कि ये लेक सूखे के वक्त काम आएगी। लेक कंप्लीट होने के कुछ ही देर बाद गांव वाले जश्न मनाने लगते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसका मतलब है उन्हें पानी की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। वन भी खुश होता है और इस कामयाबी के साथ उसे पक्का यकीन हो जाता है कि गांव में जिंदगी अब सबके लिए कहीं ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाएगी।
इसी बीच जंगल की गहराइयों में पैनामेरा नाम की एक औरत एक रिमोट विलेज की तरफ ट्रैवल करते हुए दिखती है, एक नोबल की बेटी के साथ जिसका नाम आर्ट है। उन्हें देखकर ही साफ पता चलता है कि दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता है और आर्ट पैनामेरा पर पूरी तरह भरोसा करती है और उसे एक भरोसेमंद इंसान मानती है। वापस गांव में वन बिना थके काम करना जारी रखता है और उसने अभी अपने मैजिक का यूज करके एक विशाल दीवार खड़ी कर दी है जो सबको बहुत ही इंप्रेसिव लगती है। फिर भी वन को लगता है कि इस दीवार को और बेहतर और सेफ बनाया जा सकता है, इसलिए वो सामने की तरफ प्रोटेक्टिव आर्मर के साथ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक शूटर्स भी लगा देता है ताकि अगर कोई हमला करे तो वो खुद सेफ रहते हुए गांव को डिफेंड कर सके। जबकि वन इन सब को काफी बेसिक मानता है, बाकी सब इससे पूरी तरह शॉक में रह जाते हैं। गांव वालों को अब रियलाइज होने लगता है कि उनका पुराना टूटा फूटा छोटा सा गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं रहा बल्कि एक किले में बदल गया है जो खतरे से खुद को बचा सकता है। डेप इन सब बातों पर सोचता है कि अगर लॉर्ड जलपा को पता होता कि वन के पास इतनी इनक्रेडिबल पावर है तो वो उसे कभी घर से नहीं निकालते और शायद उसे एडवाइजर या घर का हेड भी बना देते। लेकिन एस्पार्डा को लगता है कि लॉर्ड जलपा फिर भी वन को निकाल देते क्योंकि उसकी ताकत हमला करने और जमीन जीतने के लिए सही नहीं है। डेप इससे बिल्कुल असहमत होता है और कहता है कि जंग सिर्फ हमले के बारे में नहीं होती बल्कि उसमें मजबूत डिफेंस भी शामिल होना चाहिए और वन की पावर उसे रॉयल फैमिली का सबसे ताकतवर मेंबर बना सकती थी। वो काफी देर तक इस पर बहस करते रहते हैं जब तक कि वन उन्हें बीच में रोक नहीं देता और कहता है कि इस पर डिबेट करने से कोई फायदा नहीं होगा और अब उन्हें बस उतनी मेहनत से लड़ना है जितना वो कर सकते हैं उन चीजों के साथ जो उनके पास पहले से हैं। सब लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और काम पर फोकस करते हैं। कुछ घंटों बाद टिल वैन के लिए एक स्वादिष्ट लंच बनाती है और जैसा एक्सपेक्टेड था वैन को वो बहुत टेस्टी लगता है। खाने के दौरान एस्पादा ये चिंता जताता है कि उन्हें गांव के लिए इनकम जनरेट करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वैन थोड़ी देर के लिए सोचता है और हिसाब लगाता है कि वो बचे हुए घरों और फर्नीचर को मैनेज कर सकता है और किसान जो फसल उगा रहे हैं वो काफी होनी चाहिए, इसलिए शायद किसी बड़ी इनकम सोर्स की जरूरत ना पड़े। लेकिन वैन को जल्दी ही रियलाइज होता है कि इस प्लान का एक नुकसान ये है कि उसके पास उन बेक्ड डिजर्ट्स के लिए इंग्रेडिएंट्स नहीं होंगे जो उसे इतने पसंद हैं। इस वजह से वो सलाह देता है कि वो जल्द से जल्द आइडियाज सोचना शुरू करे कि गांव क्या प्रोड्यूस या सेल कर सकता है। कई आइडियाज पर बात करने के बाद वैन को उनमें से कोई भी प्रॉमिसिंग नहीं लगता और उसे रियलाइज होता है कि इस गांव से कुछ यूनिक और वैल्यूएबल ढूंढना आसान नहीं होगा। अगले दिन वैन सजेस्ट करता है कि टिल और खमसिन उन नए वेपन्स को टेस्ट करें जो उसने उनके लिए बनाए थे। जब खमसिन अपनी तलवार को ओर्क मटेरियल से बनी शील्ड पर टेस्ट करने की कोशिश करता है तो तलवार शील्ड को पूरी तरह आधा काट देती है। भले ही खमसिन ने उस वार में नाम मात्र की ताकत लगाई थी, जहरा तुरंत रोने लगता है क्योंकि उसने वो शील्ड अभी बनाई थी और उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो टूट जाएगी, खासकर तब जब वो किंगडम के सबसे टफ मटेरियल्स में से एक से बनी थी। खुशकिस्मती से वैन तुरंत अपने मैजिक से शील्ड को रिपेयर कर देता है, उसे पूरी तरह ठीक कर देता है और जहरा फिर से खुश और रिलीव्ड हो जाता है। तभी ऑर्थो ओर से भरी एक गाड़ी लेकर आता है और वैन को उन ढेर सारे मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है जो उसे जंगल में मिले, जिस वजह से वो ये सारे ओर्स इकट्ठा कर पाया। वैन पूछता है कि क्या वो कुछ आयरन ओर टेस्ट कर सकता है और ऑर्थो बिना किसी दिक्कत के मान जाता है। वैन फिर आयरन ओर का यूज करके कुछ आयरन क्राफ्ट करता है और जहरा रिजल्ट देखकर तुरंत इंप्रेस हो जाता है। एक्साइटेड होकर जहरा वैन से मदद मांगता है कि वो उसके लिए भी एक तलवार बना दे। वैन मान जाता है क्योंकि उसे थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था कि उसने पहली बार जहरा की शील्ड तोड़ दी थी। वो ध्यान से कंसंट्रेट करता है तलवार की शेप, बैलेंस और डेंसिटी के बारे में सोचते हुए जो वो बनाना चाहता है। अपनी स्किल का यूज करके वैन सबसे बेहतरीन दिखने वाली आयरन स्वॉर्ड बनाता है और जहरा को वो बहुत पसंद आती है। इससे एनकरेज्ड होकर वैन एक और लंबी तलवार बनाता है और बाकी एडवेंचरर्स भी अपने लिए वैसे ही वेपन्स मांगने लगते हैं। वन उनसे कहता है कि वो जाकर मिनरल्स इकट्ठा करे और वो वादा करता है कि वो उन सब के लिए तलवार बनाएगा। प्लूरियल वैन की बनाई हुई तलवार को एग्जामिन करता है और रियलाइज करता है कि उसकी क्वालिटी इतनी हाई है कि वो शायद बहुत महंगी बिक सकती है। इसी बीच एस्पार्डा नोटिस करता है कि उन्होंने जो ओर्स माइन किए हैं उनमें से एक मिथ्रिल है, जो उसे हैरान कर देता है क्योंकि मिथ्रिल का जंगल में मिलना बहुत अनयूजुअल है। इससे उसे यकीन हो जाता है कि आसपास जरूर कोई डंजन होगा जो अभी तक ढूंढा नहीं गया है। क्योंकि इस एरिया का बहुत टाइम से सर्वे नहीं हुआ है, सब मानते हैं कि यह संभव है। वन इस आइडिया पर मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है कि नया डंजन मिलने से गांव और भी फेमस और इम्पोर्टेंट बन जाएगा। नॉर्मल तौर पर जब एडवेंचरर गिल्ड को किसी नए डंजन के बारे में पता चलता है तो वो सबसे पास वाले टाउन में ब्रांच खोलते हैं और एलीट एडवेंचरर्स के ग्रुप को भेजते हैं जिसे शिवल्रिक ऑर्डर कहते हैं।
लेकिन दिक्कत यह है कि उनके गांव के पास अभी इतने रिसोर्सेज या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो ऐसी ब्रांच को सपोर्ट कर सके, इसलिए वो प्लान काम नहीं करेगा। किंगडम को बताना भी कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि वैन को ब्लैक शीप मानकर बैनिश किया गया था। अगर उन्हें पता चला कि जिस जमीन पर उसे भेजा गया है वो इतनी कीमती है तो वो उसे कहीं और भेज सकते हैं। कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो। प्लूरियल फिर सजेस्ट करता है कि वैन को पहले गांव को ग्रो करना चाहिए और डंजन ढूंढने से पहले सारी जरूरी फैसिलिटीज और एमिनिटीज बनानी चाहिए, जिससे हाउस ऑफ फर्डिया के लिए इंटरफेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब इस प्लान से सहमत होते हैं और वैन उनका शुक्रिया अदा करता है। थोड़ी देर बाद वैन और टिल आराम से टहल रहे होते हैं जब अचानक आर्मर्ड लिजर्ड्स का एक ग्रुप सीधा गांव की तरफ आता दिखता है। जवाब में वैन सबको रैम्पार्ट के अंदर जाने का ऑर्डर देता है और गांव वालों को बचाने के लिए गेट्स बंद कर देता है। सबकी आंखों में डर देखकर वैन उन्हें तसल्ली देता है और कहता है कि वो फिक्र ना करें, वो उन सब के लिए लड़ेगा। हालांकि वो जानता है कि वो ये लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीत सकता, इसलिए वो गांव वालों से कहता है कि वो भी अपनी ताकत दें ताकि वो मिलकर गांव को आने वाले खतरे से बचा सकें। गांव के लोग बस पीछे खड़े रहकर वैन को अकेले लड़ते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए वो आगे आते हैं और सजेस्ट करते हैं कि उन्हें एक ग्रुप की तरह मिलकर लड़ना चाहिए। उनका मानना है कि साथ काम करने से उनके बचने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैन उनके सपोर्ट और हिम्मत के लिए बहुत शुक्रगुजार महसूस करता है। वो फिर सबको जल्दी रैम्पार्ट्स पर जाने को कहता है ताकि वो हमले के लिए तैयार हो सके। सब तुरंत बिजी हो जाते हैं और बिना वक्त बर्बाद किए वैन के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। क्योंकि औरतों की पार्टी शिकार पर गई थी और वो मदद के लिए वहां नहीं थे, वैन खुद को तैयार करता है और रैम्पार्ट पर अपनी पोजीशन लेने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो डिफेंस को लीड कर सके। लेकिन टिल उसे आखिरी पल में रोक लेती है क्योंकि वो उसकी सेफ्टी को लेकर बहुत परेशान है और नहीं चाहती कि वो खुद को खतरे में डाले। वो साफ तौर पर उसके लिए चिंता दिखाती है और उसे पीछे रोकने की कोशिश करती है। ये देखकर डी वैन की जगह लेने के लिए आगे आता है। डी वैन से कहता है कि वो उसकी जगह रैम्पार्ट पर जाएगा और जो वो देखेगा उसकी रिपोर्ट देगा। डी फिर रैम्पार्ट पर जाता है ताकि वो अपनी आंखों से सिचुएशन चेक कर सके। रैम्पार्ट से ध्यान से देखने के बाद डी सबको रिपोर्ट देता है। वो बताता है कि लगभग 40 आर्मर्ड लिजर्ड्स सीधा गाँव की तरफ आ रहे हैं। ये संख्या वैन की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, इसलिए वैन बहुत हैरान होता है और इस खबर से साफ चिंता में पड़ जाता है। डी भी समझता है कि यह सिचुएशन कितनी सीरियस है क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से जानता है कि स्किल्ड और एक्सपीरियंस्ड वेटरन्स का ग्रुप भी एक सिंगल आर्मर्ड लिजर्ड को मारने में स्ट्रगल करता है। ये जानना सिचुएशन को और भी खतरनाक और होपलेस बना देता है। भले ही हालात उनके खिलाफ हैं, डी हार मानने से इनकार कर देता है। वो खुद से और बाकी लोगों से कहता है कि हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। वो सबको ऑर्डर देता है कि बलिस्टे तैयार करें और जितना जल्दी हो सके फायर करने के लिए रेडी हो जाएं। डी उन्हें बताता है कि उसने अपनी जिंदगी में आज तक एक भी जंग नहीं हारी है और वो इस जंग को अपनी पहली हार नहीं बनने देगा। उसकी बातें सबका फाइटिंग स्पिरिट बढ़ाने में मदद करती हैं और उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। उन्होंने दुश्मन की तरफ कई बलिस्टा बोल्ट्स फायर किए और वो 10 आर्मर्ड लिजर्ड्स को मार गिराने में कामयाब हो गए। डी ये होता देखकर बुरी तरह शॉक हो जाता है। वो जल्द ही रियलाइज करता है कि ये साफ दिखाता है कि वैन के बनाए हुए बलिस्टा बोल्ट्स सच में कितने पावरफुल है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने स्ट्रांग होंगे और रिजल्ट्स देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। थोड़ी देर बाद वो बलिस्टे रिलोड करते हैं और फिर से फायर करते हैं। वो आर्मर्ड लिजर्ड्स की अगली वेव को गिराने में कामयाब हो जाते हैं, जिससे सब खुश और उम्मीद से भर जाते हैं। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। उन्हें जल्द ही रियलाइज होता है कि उनके पास आयरन बुलेट्स खत्म हो गए हैं और कुछ आर्मर्ड लिजर्ड्स अभी भी जिंदा हैं और बाहों के करीब आ रहे हैं। उस पल किसी को नहीं पता होता कि आगे क्या करना है और उनके बीच डर फैलने लगता है। डी साफ देख सकता है कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो उनका पूरा गांव तबाह हो जाएगा। इस वजह से वो खुद जंग में कूदने और गांव को बचाने के लिए सीधा लड़ने के बारे में सोचने लगता है। वैन उसे आवाज देता है और कहता है कि वो आयरन की जगह वुडन बुलेट्स का इस्तेमाल करे। बाकी लोग ये सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका मानना है कि वुडन बुलेट्स ज्यादा डैमेज नहीं करेंगी क्योंकि आर्मर्ड लिजर्ड्स की स्किन उनके लिए स्टील जितनी सख्त और मजबूत होती है। लकड़ी का यूज करना एक बुरा आइडिया और वक्त की बर्बादी लगता है, लेकिन डी जानता है कि वैन के जजमेंट पर शक करना बेकार है। वो वैन की सोच पर भरोसा करता है और मानता है कि इस प्लान के पीछे जरूर कोई वजह होगी। इस भरोसे की वजह से डी नाइट्स को ऑर्डर देता है कि बलिस्टे में वुडन बुलेट्स लोड करें। सबकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब वुडन बुलेट सीधा आर्मर्ड लिजर्ड्स के दिमाग को भेद देती हैं। ये शॉट्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो आर पार निकल जाते हैं और उन्हें हरा देते हैं और इस तरह वो बचे हुए आर्मर्ड लिजर्ड्स का सफाया कर देते हैं। आखिरकार डी अपनी आंखों से ये होता देख सच में दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वुडन बुलेट्स उन्हें इतनी असरदार तरीके से खत्म कर सकती हैं। इसके बाद डी सबको अनाउंस करता है कि वो जीत गए हैं और दुश्मन को हरा दिया गया है। डी सबको बताता है कि वो जीत गए हैं और दुश्मन को हरा दिया गया है। ये सुनते ही पूरा गांव अपनी कामयाबी का जश्न मनाने लगता है। डी को काफी राहत महसूस होती है, पर साथ ही साथ उसे ये थोड़ा अजीब भी लगता है। उन्होंने बिना किसी नुकसान के और कम से कम बुलेट्स यूज करके ये सब कर दिखाया, जो उसके लिए थोड़ा एंटी क्लाइमैक्टिक फील होता है।
मतलब इतनी बड़ी मुसीबत आई और इतनी आसानी से चली गई। इसी वजह से डी का यकीन और भी पक्का हो जाता है कि वैन आगे चलकर बहुत बड़ा इंसान बनने वाला है। उसे साफ दिखता है कि वैन कोई मामूली लॉर्ड नहीं है, बल्कि वो इस गांव का फ्यूचर पूरी तरह बदल देगा। उस दिन बाद में सब मिलकर उन आर्मर्ड लिजर्ड्स की खाल उतारने और मांस यानी मीट निकालने में लग जाते हैं। गांव वाले एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि वो हर चीज को ढंग से साफ और तैयार कर सकें। जब वैन देखता है कि उन्हें कितना सारा मीट मिला है तो वो सजेस्ट करता है कि उन्हें आज रात एक बड़ी दावत रखनी चाहिए अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए। उसका मानना है कि इतनी खतरनाक लड़ाई के बाद सबको रिलैक्स करने, अच्छा खाना खाने और एंजॉय करने का पूरा हक है। फीस्ट के दौरान सब कुछ बहुत अच्छा रहता है और गांव वाले बेहद खुश होते हैं। वो शुक्रगुजार हैं कि उन्हें वैन जैसा लॉर्ड मिला है। कई लोगों को लगता है कि उन्हें बचाने और लीड करने के लिए इससे बेहतर इंसान नहीं मिल सकता था। माहौल बहुत खुशनुमा होता है और वैन की लीडरशिप की वजह से लोग अपने फ्यूचर को लेकर सेफ और होपफुल फील करते हैं। बाद में कैंप फायर के पास बैठकर ऑर्थो वैन से आर्मर्ड लिजर्ड्स की वैल्यू के बारे में बात करता है। ऑर्थो समझाता है कि अगर वो इन लिजर्ड्स को किसी मर्चेंट को बेचते तो नॉर्मल हालत में उन्हें एक लिजर्ड के बदले 20 गोल्ड कॉइन्स मिलते, लेकिन इस केस में प्रॉब्लम यह है कि बेचने से पहले ही ज्यादातर मीट खराब हो जाएगा। अगर ट्रांसपोर्ट का खर्चा और बाकी कॉस्ट्स हटा दें तो आखिर में उन्हें हर पीस के लिए सिर्फ 8 गोल्ड कॉइन्स ही मिलेंगे। वैन अपने दिमाग में हिसाब लगाता है कि उनके पास कितना मीट है। वो रियलाइज करता है कि सब कुछ बेचने के बाद उन्हें टोटल 300 गोल्ड कॉइन्स मिलने चाहिए। उसकी पिछली जिंदगी में जापान के हिसाब से ये रकम लगभग 300 मिलियन येन के बराबर होती। ये सोचकर वो हैरान और एक्साइटेड हो जाता है कि वो कितना अमीर बनने वाला है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। एस्पाडा उसे जल्द ही बताता है कि जब भी कोई गांव 100 गोल्ड कॉइन से ज्यादा कमाता है तो उन्हें उसका 50% टैक्स के रूप में माकिस को देना पड़ता है। ये सुनकर वैन का मूड खराब हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी कमाई का आधा हिस्सा खोने वाला है। लेकिन गोल्ड खोने से ज्यादा उसे इस बात की चिंता है कि इससे जो अटेंशन मिलेगी वो खतरनाक हो सकती है। अगर वो इतना सारा मीट बेचेंगे तो गांव बड़ी आसानी से बड़े ऑफिसर्स की नजर में आ जाएगा। वैन को डर लगने लगता है कि जब उसके पिता को पता चलेगा कि उनका गांव इतनी वेल्थ और सक्सेस संभाले हुए है तो उसके पिता उसे वहां से निकालकर किसी और गांव में भेज सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वैन का मानना है कि वो कभी वो शांत और सुकून भरी जिंदगी नहीं जी पाएगा जो वो हमेशा से अपने लिए चाहता था। घर छोड़ने और अपनी शांत जिंदगी खोने का ख्याल उसे बुरी तरह परेशान करता है। लेकिन एस्पाडा पॉइंट आउट करता है कि एक तरीका है जिससे वो इस पूरी सिचुएशन को राज रख सकते हैं। वो समझाता है कि वो आर्मर्ड लिजर्ड्स को हराने का क्रेडिट वैन के बड़े भाई मर्सिया को दे सकते हैं। ऐसा करने से सारा क्रेडिट मर्सिया को मिलेगा और उनका गांव ज्यादा अटेंशन ड्रॉ नहीं करेगा। ये वैन और गांव को बेमतलब की नजर से बचाने में मदद करेगा। वैन इस प्लान के बारे में सोचता है और रियलाइज करता है कि ये असल में एक बहुत अच्छा आइडिया है। वो सहमत होता है कि क्रेडिट मर्सिया को देना समझदारी है, खासकर तब जब मर्सिया के नाम पर अभी तक कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अगले दिन 2 मर्चेंट्स गांव पहुंचते हैं। उन्हें बताया गया था कि ये बस एक छोटा दूर दराज का गांव है, पर जब उन्होंने उसे देखा तो वो शॉक रह गए। गांव उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा डेवलप्ड था। पहुंचने पर मर्चेंट्स ने अपना इंट्रोडक्शन बेल और रैंगो के रूप में दिया, जो एक पॉपुलर ट्रेडिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद वैन ने उन्हें गांव के अंदर इनवाइट किया ताकि वो करीब से देख सके। मर्चेंट्स गांव में इकट्ठा किए गए आर्मर्ड लिजर्ड स्किन्स की बड़ी संख्या देखकर हैरान रह गए। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना छोटा गांव इतने सारे आर्मर्ड लिजर्ड्स को हराने के काबिल होगा। असल में ये नजारा देखकर वो गांव की ताकत से थोड़ा डर भी गए। बेल ने जल्दी से सारी स्किन्स खरीदने के लिए हाँ कर दी और कहा कि वो कुछ आदमी भेजेगा जो सब कुछ वापस ले जाएंगे। वैन ये सुनकर बहुत खुश हुआ क्योंकि मीट ज्यादा देर तक फ्रेश नहीं रहने वाला था। उसने उन्हें ये भी कहा कि अगर जरूरत हो तो वो कुछ मीट फ्री में भी ले जा सकते हैं। बदले में वैन ने मर्चेंट्स को उन हाई क्वालिटी वेपन्स के बारे में बताया जो वो गांव में बना रहा था। उसने पूछा कि क्या वो कुछ खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। बेल और रैंगो ने वेपन्स को ध्यान से एग्जामिन किया और उनकी क्वालिटी देखकर बहुत हैरान हुए। इंप्रेस होकर उन्होंने वो सारे वेपन्स खरीदने का फैसला किया जो वैन ने बनाए थे। उसके बाद वैन ने पूछा कि क्या वो उसके वेपन्स को प्रमोट करने में मदद कर सकते हैं ताकि सेल्स बढ़ सके। बेल और रैंगो एक पल के लिए हिचकिचाए। उनकी हिचकिचाहट देखकर वैन को रियलाइज हुआ कि वो ओरिजिनली वेपन्स पर अपनी मोनोपोली यानी एकाधिकार बनाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अब वो उन्हें नाइफ समझ रहा था क्योंकि उसने ये पहले ही भांप लिया था। वैन ने शांति से उन्हें कहा कि सेल्स बढ़ाने से पहले प्रॉफिट बढ़ाने का तरीका ढूंढना सबसे बेहतर होगा। उसने सजेस्ट किया कि वो सीधा उसके गांव में एक दुकान खोल ले। बेल और रंगो ये देखकर हैरान थे कि वैन उन्हें ऐसा करने देगा और वो उसकी दरिया दिली के लिए बहुत शुक्रगुजार थे। इसके तुरंत बाद
वैन ने 5 मिनट से भी कम वक्त में उनके लिए एक दुकान बना दी। दोनों मर्चेंट्स ये देखकर और भी ज्यादा शॉक हो गए कि उसने ये कितनी जल्दी कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसी बीच आर्ट और पैनामेरा गांव के दरवाजे के बाहर दिखे, जो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि गांव के लॉर्ड के एक प्रोडिजी होने की अफवाहें सच हैं या नहीं। उस दिन बाद में एस्पाडा ने वैन से गांव की ग्रोथ के बारे में बात की। उसने सजेस्ट किया कि जिस तरह चीजें डेवलप हो रही हैं, उसे प्लान करना शुरू करना चाहिए कि आखिरकार गांव में लगभग 10,000 लोग होंगे। वैन को ईमानदारी से लगा कि ये नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन एस्पाडा ने समझाया कि गांव जिस तरह बढ़ रहा है, ये हिसाब सही लगता है। उसने नोट किया कि उन्हें गांव की हिफाजत करने, फैसिलिटीज बचाने और ओवरऑल ऑर्डर बनाए रखने के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ेगी। वैन ने एस्पाडा के जजमेंट पर भरोसा किया। अगर वो ऐसा प्लान सजेस्ट कर रहा है तो ये जरूर अच्छा आइडिया होगा। वैन ने फिर टाउन को स्टार शेप में रीडिजाइन करने के बारे में सोचा। उसे रियलाइज हुआ कि ये लेआउट गांव को प्रोटेक्ट करना बहुत आसान बना देगा अगर कभी उन पर हमला हुआ। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी एक नाइट रूम में घुसा और अनाउंस किया कि पड़ोसी काउंटी फर्डिनेंडो से एमिसरीज यानी कि दूत आए हैं। थोड़ी देर बाद आर्ट और पैनामेरा वैन के ऑफिस में दाखिल हुए। पैनामेरा ने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, ये बताते हुए कि वो एक वाइस कॉन्टेस है जो नाइट की रैंक से ऊपर उठी है। आर्ट ने खुद को हाउस ऑफ फर्डिनेंडो की सबसे छोटी बेटी बताया। उसने समझाया कि वो अपने पिता के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए गांव में रिस्पेक्ट देने आई है। इसके तुरंत बाद सब बात करने के लिए बैठ गए। वैन ने सीधा सीधा कहा कि उसे लगता है वो गांव को ऑब्जर्व करने, दुश्मन की हालत का जायजा लेने और यहाँ जो अचीव किया गया है उससे सीखने आए हैं। ये सुनकर पैनामेरा जोर से हंस पड़ी, हैरान होकर कि वैन जैसा 8 साल का बच्चा पहले से ही इतना स्ट्रेटेजिकली सोच सकता है। फर्डिनेंडो काउंटी को चिंता है कि क्योंकि वैन को ये जमीन सौंपी गई है, वो फ्यूचर में अपने पिता के एम्बिशंस को आगे बढ़ा सकता है, इसलिए वो उसके आसपास सावधान है। लेकिन वैन ने उन्हें तसल्ली दी कि वो फिक्र न करें। उसने समझाया कि उसे इस गांव में सिर्फ इसलिए एग्जाइल किया गया था क्योंकि वो एलिमेंटल मैजिक यूज नहीं कर सकता था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। पैनामेरा ने तुरंत इसे झूठ बताया। उसने देखा कि गांव कितना डेवलप हो चुका है और अंदाजा लगाया कि इसकी कंस्ट्रक्शन में लगभग 5,000 लोग शामिल रहे होंगे। वैन एक पल के लिए चुप रहा, उसे बोलने दिया और फिर अचानक हंस पड़ा। उसने कहा कि ये समझाने के बजाय कि गांव इतनी जल्दी कैसे डेवलप हुआ, वो उन्हें बस दिखाना पसंद करेगा। वो सब खुले मैदान में गए और वैन ने अपना मैजिक दिखाया। वो प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करके ब्लॉक्स और स्ट्रक्चर्स बनाने लगता है, वो भी इनक्रेडिबल स्पीड और सफाई के साथ। ना पैनामेरा और ना ही आर्ट को अपनी आंखों पर यकीन होता है जब वैन बताता है कि उसके पास प्रोडक्शन के लिए स्पेशल एप्टीट्यूड है। आर्ट को तुरंत अपने बचपन की याद आती है और फिर वैन उन्हें बताता है कि उसके पिता ने उसे किंगडम से निकाल दिया जब उन्हें पता चला कि उसके पास सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक है। पैनामेरा सोचती है कि ये कितना बड़ा बेवकूफी भरा कदम था, क्योंकि किंग अब तक वैन के टैलेंट का यूज करके किंगडम को कितना बड़ा कर सकता था। पैनामेरा पहले ही वैन की एबिलिटीज से काफी हद तक कन्विंस्ड हो चुकी है। वो मानती है कि यहाँ आने की मेन वजह आर्ट का हाथ शादी के लिए वैन को ऑफर करना थी। इससे ये पक्का हो जाता कि गांव और फर्नांडो काउंटी के बीच फ्यूचर में कोई झगड़ा ना हो। लेकिन वैन कहता है कि शादी की कोई जरूरत नहीं है। जब तक फर्नांडो कोई एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेता तब तक झगड़े की कोई वजह ही नहीं होगी। पैनामेरा मानती है कि शुरू में वो इस आइडिया के खिलाफ थी क्योंकि उसे लगा था वैन बाकी घमंडी नोबल्स जैसा होगा, पर ये देखने के बाद कि वो असल में कैसा इंसान है, अब वो आर्ट से उसकी शादी के आइडिया को सपोर्ट करती है। वो यहाँ तक कहती है कि अगर एज डिफरेंस ना होता तो वो खुद वैन से शादी करने का सोचती। वो आर्ट की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि वो वैन की शादी के बारे में क्या सोचती है। आर्ट जवाब देती है कि वो अभी श्योर नहीं है और उसे सोचने के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए। पैनामेरा उसे तसल्ली देती है कि चिंता ना करे क्योंकि वो आज रात गांव में ही रुकेंगे, जिससे आर्ट को सोचने के लिए पूरा दिन मिल जाएगा। वैन उन्हें रुकने देने के लिए मान जाता है और 5 मिनट से भी कम वक्त में अपने मैजिक से उनके लिए एक हाई क्वालिटी इन बना देता है। उस रात बाद में वो साथ में डिनर करते हैं और आर्ट खाने का ज्यादातर वक्त वैन से बात करने और उसके कैरेक्टर को ऑब्जर्व करने में बिताती है। वो नोटिस करती है कि वैन कितना ईमानदार, काइंड और रिस्पॉन्सिबल है और धीरे धीरे वो वैन के लिए और साथ ही गांव के लोगों के लिए भी फीलिंग्स महसूस करने लगती है। डिनर के बाद वैन अपने दोनों मेहमानों को उनके कमरे तक छोड़ने जाता है। जब वो दरवाजे पर पहुंचते हैं, पैनामेरा बस उसे गुड नाइट बोलती है और अंदर चली जाती है, जबकि आर्ट वैन का शुक्रिया अदा करती है हर उस चीज के लिए जो उसने उस दिन किया, और वो भी थोड़े ऑकवर्ड तरीके से उसे गुड नाइट विश करती है। थोड़ी देर बाद वैन को एक जरूरी बात रियलाइज होती है, क्योंकि आर्ट को उसके पास शादी के लिए भेजा गया था। इसका मतलब है कि शायद उसे भी एलिमेंटल मेज ना होने की वजह से उसके गांव से निकाल दिया गया होगा। ये समझते ही वैन देखता है कि वो और आर्ट इस मामले में ज्यादा अलग नहीं है। वो फैसला करता है कि वो अपने हर फैसले में आर्ट की खुशी और मर्जी को सबसे ऊपर रखेगा।
उस रात सोने से पहले आर्ट अपने तकिए को गले लगाती है और कल के बारे में सोचती है। वो प्लान बनाती है कि काफी वक्त बाद पहली बार वो वैन से खुद बात शुरू करने की कोशिश करेगी। वो सच में अगले दिन का इंतजार कर रही होती है कि नया सवेरा क्या लाएगा। अगले दिन टिल और खमसिन वैन को उठाते हैं। वो उसे कहते हैं कि अभी के अभी लेक पर चलो क्योंकि उन्होंने वहां कुछ अजीब देखा है। वैन बिस्तर से उठने में थोड़ा आनाकानी करता है, खासकर क्योंकि सुबह बहुत जल्दी थी, लेकिन जब वो दोनों काफी जिद करते हैं तो आखिरकार वो उठ जाता है और उनके पीछे चलता है। जब वो लेक पर पहुंचता है तो देखता है कि गांव वालों की भीड़ वहां जमा है। वैन आगे बढ़ता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि पानी में मरमेड जैसी कोई चीज तैर रही है जिसका सिर पानी के ऊपर दिख रहा है। ये एक ऐसी रेयर स्पीशीज है जिसे लोग शायद ही कभी मिल पाते हैं। इसलिए वैन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये उनके गांव में क्या करने आई है। वैन उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो उसे इग्नोर कर देती है और बस घूरती रहती है। उसे लगता है कि खाना ऑफर करना शायद दोस्ती दिखाने का अच्छा तरीका हो सकता है, इसलिए वो उसे एक प्लेट मीट देता है। जब वो उसे पानी की तरफ बढ़ाता है वो तुरंत तैर कर आती है और पूछती है कि क्या वो उसे ले सकती है। वैन हाँ कहता है और वो एक टुकड़ा उठाकर खा लेती है। वो जल्दी ही नोटिस करती है कि ये किसी आम जानवर का मांस नहीं है बल्कि आर्मर्ड लिजर्ड का मीट है। वो पूछती है कि ये कहाँ से आया और इसे किसने हराया। सब जानते हैं कि वैन इतना मॉडेस्ट यानी सीधा साधा है कि वो खुद कभी एडमिट नहीं करेगा कि उसने इन्हें हराया है, इसलिए सब एक साथ बोल पड़ते हैं कि ये वैन की ताकत का कमाल है। अकपाला ये सुनते ही तुरंत पानी में वापस डुबकी लगाती है और जहां से आई थी वहां वापस चली जाती है। एस्पादा ये देखकर याद करता है कि अकपालास बहुत कम दिखाई देते हैं, इसलिए शायद वो अब काफी टाइम तक वापस नहीं आएंगे, पर एस्पादा गलत साबित होता है। अगले ही दिन अकपालास का पूरा गांव उनकी लेक पर आ पहुंचता है। वैन खास तौर पर हैरान होता है क्योंकि वो सोचता है कि क्या वो वापस इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने सुना कि उसने आर्मर्ड लिजर्ड्स को हराया है, जिससे उसे लगता है कि शायद वो उन्हें कोई पावरफुल देवता या ऐसा कुछ मान रहे हैं। लेकिन एस्पादा तुरंत कहता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। उनमें से एक बड़ा और डरावना सा दिखने वाला अकपाला लाडा वेस्टा कहता है कि उसे वैन से बात करनी है। वो वैन से पूछता है कि क्या सच में वही है जिसने आर्मर्ड लिजर्ड्स को हराया है। जब वैन इसे कंफर्म करता है तो पानी में मौजूद हर अकपाला हैरानी से सांस रोक लेता है क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि वैन जैसा छोटा बच्चा आर्मर्ड लिजर्ड्स को हरा सकता है। वो आदमी फिर अपना इंट्रोडक्शन लाडा वेस्टा के रूप में देता है जो अकपालास का रूलर है। वो ये भी बताता है कि जो लड़की वैन से कल मिली थी वो उसकी बेटी प्रियोरा है और वो उसे वैन को शादी के लिए दे रहा है। वैन ये सुनकर तुरंत शॉक और हैरान हो जाता है, खासकर इसलिए क्योंकि प्रियोरा अभी भी एक बच्ची है और शायद उसे शादी का मतलब भी नहीं पता। वैन लाडा वेस्टा से पूछता है कि क्या कोई खास वजह है जिसलिए वो अपनी बेटी का हाथ शादी के लिए ऑफर कर रहा है। लाडा वेस्टा हाँ में सर हिलाता है और कहता है कि सच में एक वजह है। वो समझाता है कि कई सालों से उनके गांव पर आर्मर्ड लिजर्ड्स हमला कर रहे हैं और उन्हें धमका रहे हैं। इन जीवों ने लोगों में डर और परेशानी पैदा कर रखी है जिससे उनकी जिंदगी खतरे में है। इसलिए जब उसने सुना कि इस गांव में एक ऐसा लॉर्ड है जो इतना ताकतवर और काबिल है कि उन्हें हरा सके, तो उसने सोचा कि अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में ऑफर करने से उसके लोगों की हिफाजत होगी और एक पावरफुल इंसान के साथ समझौता यानी अलायंस बन जाएगा। वैन ध्यान से सुनता है और धीरे धीरे रियलाइज करता है कि लाडा वेस्टा अपनी बेटी को किसी पर्सनल वजह या परिवार की खुशी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अलायंस बनाने और अपने गांव को सेफ रखने के लिए ऑफर कर रहा है। ये समझने के बाद वैन लाडा वेस्टा से कहता है कि शादी की कोई जरूरत नहीं है। वो वादा करता है कि वो अकपालास को किसी भी आने वाले खतरे से बचाने की पूरी कोशिश करेगा बिना प्रियोरा से शादी की शर्त रखे। लाडा वेस्टा हैरान दिखता है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वैन इतनी शांति और दरियादिली से जवाब देगा। फिर भी वो कहता है कि अगर वैन जिद करता है तो उनका गांव सेटलमेंट में रहने के लिए तैयार है ताकि वो प्रोटेक्शन और सेफ्टी के करीब रह सके। वैन को इस अरेंजमेंट से कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए वो तुरंत उनके लिए एक बड़ा रेस्टिंग एरिया बनाना शुरू कर देता है, एक ऐसी जगह जहां वो आराम कर सकें, इकट्ठा हो सकें और कंफर्टेबल फील करें। जब लाडा वेस्टा रेस्टिंग एरिया को देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वैन इतने कम वक्त में इतनी बड़ी और वेल प्लान्ड जगह बना सकता है। आकपलस नए रेस्टिंग एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं और जल्द ही वहां एंजॉय करने लगते हैं। पर जैसे ही चीजें सेटल हो रही होती हैं, एस्पाडा वैन के पास आता है और याद दिलाता है कि अब गांव के सीवेज यानी गंदगी को संभालने का वक्त हो गया है। वैन मुस्कुराता है और एस्पाडा से कहता है कि चिंता ना करें, उसने पहले ही एक सिस्टम प्लान कर रखा है। पाइप्स गांव के हर घर के नीचे से गुजरते हैं, तो उन्हें बस लेक से पानी छोड़ना होगा जो पाइप्स के जरिए सारी गंदगी को बहा देगा और गांव को साफ रखेगा। लाडा वेस्टा इसे ध्यान से देखता है और उसे ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है। वो वैन की होशियारी से इम्प्रेस होता है और प्रोसेस में मदद करने का ऑफर देता है। वैन उससे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, खासकर क्योंकि आकपलस अभी अभी आए हैं और उन पर बोझ नहीं डालना चाहिए। लेकिन लाडा वेस्टा जिद करता है, ये समझाते हुए कि वो पानी के माहिर हैं और इस काम को अच्छे से संभाल सकते हैं।
वैन आखिरकार मान जाता है और कुछ आग पलस को डैम खोलने की जिम्मेदारी देता है ताकि पानी छोड़कर गंदगी साफ की जा सके। काम खत्म होने के बाद वैन सबका दिल से शुक्रिया अदा करता है। लाडा वेस्टा ऑब्जर्व करता है कि ये फ्लशिंग प्रोसेस दिन में कई बार करना जरूरी है। वो सजेस्ट करता है कि वो इस काम को रेगुलरली संभाल लेंगे, जो उनका गांव में रहने के बदले कंट्रीब्यूट करने का तरीका होगा। वैन को लगता है कि ये एक बेहतरीन आइडिया है और बहुत बड़ी मदद भी, इसलिए वो एक बार फिर लाडा वेस्टा का शुक्रिया अदा करता है। तभी आर्ट और पैनामेरा वहां पहुंचते हैं। वो लाडा वेस्टा को देखकर पूरी तरह शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी असलियत में किसी आगपला को नहीं देखा था। जाने से ठीक पहले लाडा वेस्टा वैन को अपना दामाद यानी सन इन लॉ कहकर बुलाता है। इससे आर्ट को थोड़ी जलन होती है, क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है जैसे वैन ने पहले ही किसी आगपला से शादी कर ली है। वैन तुरंत इनकार करता है और समझाने की कोशिश करता है, पर इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाए, प्रियोरा अचानक पानी से बाहर कूदते हैं और तैरकर जाने से पहले वैन को अपना पति बुलाती है। इससे सिचुएशन और भी ऑकवर्ड हो जाती है। चीजों को साफ करने के लिए वैन आर्ट को लेक पर एक शांत बोट राइड के लिए ले जाता है। वो उसे सब कुछ समझाता है और यकीन दिलाता है कि उसके और प्रियोरा के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। थोड़ी देर बात करने के बाद आर्ट को आखिरकार समझ आ जाता है कि ये बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी। वो अगले कुछ मिनट बात करते हुए और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हुए बिताते हैं, पर तभी प्रियोरा और उसकी कुछ सहेलियां तैरकर उनकी बोट के पास आ जाती हैं। प्रियोरा वैन को आर्ट के साथ अकेला देखकर थोड़ा जेलस फील करती है। वैन जल्दी से उसे याद दिलाता है कि उनकी शादी हुई ही नहीं है, जिससे प्रियोरा उदास हो जाती है। प्रियोरा गुस्से में पानी में डुबकी लगा लेती है। बाकी अकपलस देख लेते हैं कि वन ने उनकी प्रिंसेस को नाराज कर दिया है, तो वो बोट को जोर जोर से हिलाने लगते हैं। वन और आर्ट दोनों डर जाते हैं, क्योंकि बोट पलटने वाली होती है। बाद में लाडा वेस्टा ये सुनकर सीरियस हो जाता है कि वन आर्ट के साथ फ्लर्ट कर रहा था। वन समझाने की कोशिश करता है कि उसकी और प्रियोरा की कोई सगाई नहीं हुई है, पर लाडा वेस्टा उसे बीच में ही रोक देता है। वो फैसला करता है कि अब एक कंपटीशन होगा। शर्त यह है कि अगर अकपलस जीत गए तो वन को ऑफिशियली प्रियोरा से सगाई करनी पड़ेगी। वन को यह आइडिया बिल्कुल बकवास लगता है, लेकिन तभी दे वहां आ टपकता है और तुरंत चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी सब भी अकपलस को हराने के लिए तैयार हो जाते हैं और वन को भी राजी कर लेते हैं। पहला गेम डिसाइड करने का मौका वन को मिलता है। वो वॉलीबॉल सजेस्ट करता है। किसी ने भी इस गेम का नाम तक नहीं सुना था, तो उन्हें लगा ये वन का कोई नया जादू है। पर दे और पैनामेरा गेम से ज्यादा स्विम सूट्स पहनने को लेकर एक्साइटेड थे। पहला मैच टिल और पैनामेरा वर्सेस लाडा वेस्टा और प्रियोरा के बीच तय होता है। गेम शुरू होते ही वन हैरान रह जाता है। अकपलस इस खेल में बहुत तगड़े निकले। वो लगातार पॉइंट्स जीत रहे थे और ह्यूमन टीम पर हावी थे। टिल हार मानने ही वाली थी कि पैनामेरा ने उसका हौसला बढ़ाया। दोनों ने मिलकर कुछ पॉइंट स्कोर किए और गेम में वापस आने की कोशिश की, लेकिन अफसोस उनकी मेहनत काम नहीं आई और लाडा वेस्टा और प्रियोरा ने पहला राउंड आसानी से जीत लिया। अब बारी लाडा वेस्टा की थी अगला गेम चुनने की। उसने स्विमिंग रिले रेस का नाम लिया। वन का दिमाग खराब हो गया। अकपलस पानी के राजा हैं, उन्हें हराना नामुमकिन है। अगर वो हारा तो प्रियोरा से जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। तभी दे और खमसिन आगे आते हैं और रेस के लिए वॉलंटियर करते हैं। रेस शुरू होती है। खमसिन प्रियोरा को टक्कर देने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। वो इतनी तेजी से तैरता है कि कुछ पल के लिए प्रियोरा से आगे भी निकल जाता है और फिर दे को बारी देता है। डी रेस में आते ही छा जाता है। उसके पावरफुल बटरफ्लाई स्ट्रोक्स उसे काफी आगे ले जाते हैं और अकपलास पीछे रह जाते हैं स्ट्रगल करते हुए। वैन हैरानी से देखता है कि डी कितनी परफेक्ट स्विमिंग करता है और रेस जीत जाता है। लाडा वेस्टा को यकीन नहीं होता। वो सोचता है कि उसकी टीम कैसे हार गई, खासकर तब जब वो आधे मछली हैं और पैदाइशी तैरने वाले हैं। लेकिन लाडा वेस्टा अभी उम्मीद नहीं छोड़ता। अभी भी एक और कॉन्टेस्ट बचा है जो नतीजा तय करेगा। अब वैन की बारी है अगला चैलेंज चुनने की। वो अपनी पिछली जीत को एक्सेप्ट करता है और ध्यान से सोचता है। फिर वो जल्दी से एक आइस मेकर बनाता है और अनाउंस करता है कि अगला इवेंट शेव्ड आइस स्पीड ईटिंग चैलेंज होगा। आर्ट नोटिस करती है कि उसने अभी तक किसी चीज में हिस्सा नहीं लिया है, इसलिए वो तुरंत वॉलंटियर करती है। वैन भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन करता है। वो सब चैलेंज शुरू करने के लिए रेस्टिंग एरिया में जाते हैं। शुरुआत में सब चम्मच बर्फ खाते हैं और उन्हें ब्रेन फ्रीज होने लगता है, पर वो तकलीफ बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते हैं। वैन प्रियोरा से शादी से बचने के लिए डिटर्मिन्ड है और आर्ट वैन के लिए जीतना चाहती है, इसलिए वो इसे मोटिवेशन की तरह यूज करते हैं। दोनों मिलकर सबसे पहले खत्म करते हैं और चैलेंज पूरी तरह जीत जाते हैं।
लाडा वेस्टा अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाते हुए वैन से हाथ मिलाता है और तैरकर जाने लगता है, पर जाते जाते वो अभी भी वैन को अपना दामाद बुलाता है और उसे प्रियोरा का ख्याल रखने को कहता है। वैन परेशान होकर आह भरता है क्योंकि जीतने के बाद भी लाडा वेस्टा ऐसे बात कर रहा है जैसे शादी तो होनी ही है। इसी बीच सब लोग वैन को उसकी परफॉर्मेंस के लिए बधाई देते हैं और उसे मुस्कुराते हुए घेर लेते हैं। आर्ट वैन को खुश चेहरों के बीच देखकर इंस्पायर होती है। उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। बचपन में उसके माता पिता उस पर ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उन्हें लगता था वो एक फेलियर है। वो डरपोक थी और किसी चीज में अच्छी नहीं थी। ये सब तब बदला जब उसने मैरियोनेट मैजिक सीखा, जिससे वो पहली बार अपनी गुड़िया डॉल्स को आजादी से मूव कर पाई। उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ उस पर गर्व करेगी, लेकिन इसके बजाय उसकी माँ ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि मैरियोनेट मैजिक बुरा है और नोबल्स के बीच मना है। उसके बाद आर्ट बिल्कुल अकेली पड़ गई। जब वो 10 साल की हुई तो उसकी सगाई वैन से तय कर दी गई। उसे लगा था कि वैन भी बाकी घमंडी नोबल्स जैसा होगा जिन्हें वो जानती थी, पर वैन अलग था। वो दयालु और सब्र रखने वाला था और उसके पास प्रोडक्शन मैजिक का एक अनोखा टैलेंट था जिसे नोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेकार समझा जाता था। इसके बावजूद वो कॉन्फिडेंट था और उसने अपने मैजिक का यूज गांव की मदद करने के लिए किया। वैन का एग्जाम्पल देखकर आर्ट फैसला करती है कि वो भी उसके जैसा बनना चाहती है। आर्ट खुद से वादा करती है कि अगर वो और ज्यादा कोशिश करे तो वो भी दुनिया को उस नजरिए से देख पाएगी जैसे वैन देखता है। अगले दिन सुबह वैन गांव के सभी लोगों के साथ एक मीटिंग बुलाता है। वो उन्हें समझाता है कि गांव की फ्यूचर डेवलपमेंट और हिफाजत के लिए उन्हें कुछ और मजबूत रैम्पार्ट्स यानी सुरक्षा दीवार बनाने की जरूरत है। साथ ही वो उन्हें एक खुशखबरी देता है कि क्योंकि कल सबकी छुट्टी होने वाली है, इसलिए आज रात सब मिलकर एक शानदार बारबेक्यू पार्टी करेंगे। ये सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सब लोग नए उत्साह और जोश के साथ अपने काम में जुट जाते हैं। उसी पल आर्ट वैन के पास आती है और बड़ी मासूमियत से पूछती है कि क्या वो उसे काम करते हुए देख सकती है। वैन मुस्कुराकर हाँ कह देता है और उसे अपने साथ रहने की इजाजत देता है ताकि वो उससे कुछ सीख सके। लेकिन जहां गांव में खुशी का माहौल है, वहीं जंगल की गहराइयों में हालात बिगड़ने लगे हैं। ऑर्थो और उसके साथी एडवेंचरस किसी बहुत ही ताकतवर और खतरनाक बला से अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। ये एक इशारा है कि गांव पर एक और बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 5 का अंजाम। जहां आर्ट वैन के करीब आने की कोशिश कर रही है, वहीं जंगल के बीच ऑर्थो और उसकी टीम अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। आखिर वो कौन सी ऐसी दहशत है जिसने इन एडवेंचरस की हालत खराब कर दी? क्या वैन का नया किला इस आने वाली मौत को रोक पाएगा? ये सब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको वैन की ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप अगला पार्ट मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सुबह की हल्की धूप नए बने पत्थरों पर चमक रही थी, जिससे पूरा नजारा सुनहरा लग रहा था। सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर वहां एक मजबूत किला खड़ा कर दिया गया था, जो देखने में किसी चमत्कार से कम नहीं था। दीवारों की ऊंचाई और उनकी बनावट इतनी सॉलिड थी कि उन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल था कि ये सब इतने कम समय में तैयार हो गया है। पास ही खड़ी लेडी नाइट ने हैरानी से उन ऊंची दीवारों को देखा और कहने लगी कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि सबकी मेहनत से ये सिटी वॉल सिर्फ 2 वीक्स में रेडी हो गई। उन्होंने माना कि उन्होंने खुद इस काम में हेल्प की है, फिर भी वो नतीजा देखकर दंग हैं। उनके मुताबिक इतनी सॉलिड वॉल देखकर अब सिर्फ कोई बेवकूफ़ ही वहां पंगा लेने की सोचेगा। खाली जमीन की तरफ देखते हुए फ्यूचर का एक नया विजन सामने रखा गया, जहां आगे चलकर मर्चेंट्स और एडवेंचरर्स के रहने के लिए प्रॉपर घर बनाए जाने थे। ये सुनकर लेडी नाइट के दिल में थोड़ी जलन हुई। उन्होंने बताया कि अपनी खुद की टेरिटरी होना उनका एक पुराना सपना है। उन्होंने ठान लिया कि अगली बड़ी लड़ाई के बाद वो रिवॉर्ड में गोल्ड नहीं बल्कि सीधा जमीन मांगेंगी। बात करते करते उनकी नज़र रैम्पार्ट्स के पास रखी एक बहुत बड़ी और अजीब सी मशीन पर पड़ी। पता चला कि वो एक बैलिस्टा है, जो पुराने छोटे वर्जन का एक बड़ा और ज़्यादा खतरनाक मॉडल था। इस मशीन में 2 लेयर्स रखी गई थी ताकि एक साथ 2 शॉट्स फायर किए जा सकें। लेडी नाइट उसके गियर्स और स्ट्रिंग्स को ध्यान से देखने लगी, ये जानने के लिए कि ये काम कैसे करता है। तभी वहां खड़े असिस्टेंट को एक टेस्ट शॉट मारने का इशारा मिला और वो बड़े एक्साइटमेंट के साथ फायरिंग पोजीशन पर खड़ा हो गया। बैलिस्टा से निकलता हुआ धुआं जैसे ही हटा, वहां मौजूद हर कोई उसकी हैरत अंगेज ताकत देखकर दंग रह गया। दीवारों की हालत देखते हुए बड़े सुकून और संतुष्टि से कहा गया कि ये वेपन उम्मीद के मुताबिक काफ़ी सही बना है। लेडी नाइट तो जैसे सदमे में थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्हें पता चला कि ऐसी 100 से ज़्यादा यूनिट्स पूरी वॉल पर डिप्लॉय की जा चुकी हैं। 100 की गिनती सुनकर उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ऐसे खतरनाक हथियार किसी भी किले की हिफाजत को नाभेद्य बना सकते थे।
उन्होंने तुरंत एक ऑफर रखा और उस बलिस्टा को सही दाम पर खरीदने की बात की, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ये बिकाऊ नहीं है तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नया सौदा पेश किया कि वो अपने ऊपर एक बड़ा एहसान उधार रखेंगी जिसे बाद में कभी चुकाया जा सके, और उसके बदले उन्हें बस एक मशीन दे दी जाए। थोड़ा सोचने के बाद इस डील को मंजूर कर लिया गया और तय हो गया कि ये फेवर बाद में कभी वसूल किया जाएगा। डील पक्की होते ही उसके ट्रांसपोर्ट और एरोज को लेकर चर्चा शुरू हुई। लेडी नाइट ने सोचा कि मशीन काफ़ी भारी है, इसलिए एक स्पेशल वैगन का इंतजाम करना पड़ेगा और एरोज के लिए वो आयरन के टुकड़ों का इस्तेमाल कर लेंगी। मगर उन्हें मशवरा दिया गया कि वो कम से कम 1 या 2 एरोज यहाँ के बने हुए अपने साथ रखें। उन्हें इस बात पर थोड़ा शक हुआ क्योंकि उन्हें उन एरोज का शेप बड़ा अजीब लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद ये आर्मर या शील्ड पहनने वाले दुश्मनों पर असर नहीं करेंगे। उनके इस शक को दूर करने के लिए उनसे कोई ऐसी तलवार मांगी गई जिसे तोड़ने का उन्हें दुख ना हो, और उन्होंने बिना देर किए अपनी एक पुरानी बैकअप सॉर्ड निकालकर सामने रख दी। लेडी नाइट ने हंसते हुए कहा कि अगर इस तलवार पर एक छोटा सा स्क्रैच भी आ गया तो बड़ी बात होगी। उन्हें अपनी बैकअप सॉर्ड पर पूरा भरोसा था, लेकिन जैसे ही टेस्ट हुआ सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तलवार इतनी सफाई से कटी कि लेडी नाइट को कोई शौक तक फील नहीं हुआ। उन्हें लगा जैसे बस टच होकर निकल गया हो। जब उन्हें पता चला कि ये उनके हाथ की बनी एक स्पेशल सॉर्ड है तो वो दंग रह गईं। उन्हें लगा शायद ये किसी रेयर मेटल से बनी है, पर जब जवाब मिला कि ये सिर्फ मामूली लोहा है तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उनके लिए ये मानना इम्पॉसिबल था कि साधारण आयरन इतना ताकतवर और शार्प हो सकता है। धीरे धीरे सच्चाई समझ आने पर उनकी हैरानी और बढ़ गई। उन्हें बताया गया कि बैलिस्टा के सारे एरोज भी उसी खास टेक्निक से बने हैं जिससे वो तलवार बनी थी। एक एक एरो कम से कम 2-3 आर्मर्ड लिजर्ड्स को एक साथ चीरने की ताकत रखता है। ये सुनते ही लेडी नाइट ने तुरंत उन एरोज की भी मांग कर दी। उन्हें मशीन के साथ साथ वो खतरनाक एरोज भी मिल गए, जिसे लेकर वो बेहद खुश थी और उन्हें लग रहा था कि अब दुश्मनों से लड़ने में असली मजा आएगा। लेकिन खुशी का ये माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। दूर से एक चीख सुनाई दी जो सबको वहां से भागने के लिए कह रही थी। एक आदमी हाँफते हुए आया और खबर दी कि एक बेहद विशाल ड्रैगन उनकी तरफ बढ़ रहा है। जमीन कांपने लगी थी और खतरा साफ दिख रहा था। कुछ लोग ड्रैगन को डिस्ट्रैक्ट करके वक्त निकालने की कोशिश कर रहे थे ताकि बाकी लोग गांव की तरफ भाग सकें। उन्हें डेकॉय बनते देख सबको उनकी जान की चिंता होने लगी। फैसला लिया गया कि ड्रैगन को बीच में ही रोकना होगा, क्योंकि अगर वो गांव तक पहुंच गया तो सब तबाह हो जाएगा। हर हाल में मदद करने का पक्का इरादा कर लिया गया। वक्त बहुत कम बचा था और खतरा तेजी से करीब आ रहा था। दूर से आते धूल के गुबार को देखकर साफ हो गया था कि दुश्मन सीधा यहीं हमला करने वाला है। तुरंत प्लान बदला गया और सबको पीछे हटने के लिए कहा गया ताकि बलिस्टा से उसका मुकाबला किया जा सके। दुश्मन की पहचान होते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि वो एक खतरनाक फॉरेस्ट ड्रैगन था जो अपने डेडली ब्रेथ अटैक के लिए जाना जाता है। लेडी नाइट ने फौरन कमान संभाली और बच्चों और कमजोर लोगों को तुरंत गांव की तरफ एस्कॉर्ट करने का ऑर्डर दिया। बाकी सबको जल्दी से दीवारों पर चढ़ने को कहा गया और वो खुद भी उनके साथ मुकाबले के लिए तैयार हो गई। डर से कांपती हुई एक छोटी बच्ची को देखकर उसे तसल्ली दी गई। माना कि फॉरेस्ट ड्रैगन काफी स्ट्रांग था, पर नए अपग्रेडेड बलिस्टास और लेडी नाइट की मौजूदगी ने थोड़ा हौसला बढ़ाया। उन्होंने साफ कहा कि शायद ड्रैगन को जान से ना मार पाएं, पर हारने का तो सवाल ही नहीं उठता। अपनी मेड को इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि वो बच्ची के साथ रहे और गांव से डी रैंक एडवेंचरर्स को फौरन यहां बुलाकर लाए। गेट के पास लोग चिल्लाते हुए आ रहे थे कि अभी गेट बंद ना किया जाए, क्योंकि वो बस पहुंचने ही वाले हैं। ड्रैगन को आसमान में मंडराते देख सबकी धक धक बढ़ गई थी। उड़ने वाले दुश्मनों से निपटना सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर वो गांव तक उड़कर चला गया तो सब तबाह हो जाता। बलिस्टा को रेडी किया गया और शूटर को वार्न किया गया कि निशाना बहुत ध्यान से लगाए ताकि अपने लोगों को कोई आंच ना आए। टारगेट बिल्कुल क्लियर था। सबसे पहले उसके पंखों पर निशाना लगाना था ताकि उसकी उड़ने की ताकत को सबसे पहले खत्म किया जा सके। बलिस्टा से निकला एरो बड़ी तेजी से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ा, लेकिन ड्रैगन की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि निशाना चूक गया। हर तरफ से निराशा की आवाजें आने लगी, क्योंकि वो आखिरी उम्मीद लग रही थी। नीचे मैदान में दुश्मनी से भिड़ रहे एक साथी ने चिल्लाते हुए बाकी सबको तुरंत वहां से निकलने को कहा। उसने फैसला कर लिया था कि वो खुद को खतरे में डालकर सबको बचाएगा, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अफरा तफरी के इस माहौल में लोग दीवारों की तरफ भागने लगे। उस टीम के बॉस ने अपने सबसे तेज भागने वाले साथी पर भरोसा जताया कि वो ड्रैगन को चकमा देकर सही सलामत निकल जाएगा। बेचारा साथी डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। फोर्ट्रेस की दीवारों पर खड़े लोग ये देखकर घबरा रहे थे कि ड्रैगन अब उनके साथी के एकदम करीब पहुंच चुका है।
वहां मजाक में उसे ड्रैगन का स्नैक कहा जा रहा था, जिससे उसकी जान और ज्यादा निकल रही थी। असली मुश्किल ये थी कि ड्रैगन हवा में इतनी तेजी से पलट रहा था कि बलिस्ता के निशाने उस पर लग ही नहीं रहे थे। जब सबको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब लेडी नाइट ने अपनी तलवार पकड़ी और आगे बढ़ी। उन्होंने ठान लिया था कि अगर ड्रैगन की रफ्तार रोकनी है तो उन्हें खुद मैदान में उतरना होगा। उन्हें आगे बढ़ते देख सब समझ गए कि अब बाजी पलटने वाली है। इतनी कम उम्र में उन्हें इतने मिलिट्री मेडल्स और काउंट के पास इतनी बड़ी पोस्ट यूं ही नहीं मिली थी। वो कोई आम वॉरियर नहीं थी, बल्कि एक टॉप क्लास 4 एलिमेंट मेज थी। उनका एलिमेंट कंट्रोल पूरे राज्य में मशहूर था और अब दुश्मन को उनकी असली जादुई ताकत का सामना करना था। आर्मर्ड लिजर्ड्स को हरा के जो थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आया था, वो फॉरेस्ट ड्रैगन की दहशत देखकर पल भर में डर में बदल गया। ये दुश्मन किसी अलग ही लेवल का था और उसकी मौजूदगी ही सबको कांपने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन हार मानने का वक्त नहीं था। दीवारों से एक जोरदार हुक्म गूंजा और सभी बैलिस्टास ने एक साथ फायर कर दिया। तीरों की बौछार हवा को चीरते हुए गई और इस बार निशाना सटीक बैठा। ड्रैगन के पंख भेद दिए गए थे। पहली कामयाबी के बाद तुरंत दूसरा राउंड लोड किया गया, लेकिन तब तक ड्रैगन होशियार हो चुका था। जैसे ही फायर का ऑर्डर मिला, ड्रैगन ने हवा में खतरनाक टर्न लिया और सारे एरोज खाली निकल गए। उसने निशाना पहले ही भांप लिया था, जिसने सबकी चिंता और बढ़ा दी। नीचे जमीन पर जो लोग डीकॉय बनकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, वो किसी तरह हाँपते हुए जिंदा वापस आ गए। वो साथी जिस पर स्नैक बनने का मजाक किया गया था, वो थोड़ा खफा तो था, पर इस बात से मुतमईन था कि अभी सब सही सलामत हैं। मगर खुले मैदान में ज्यादा देर रुकना मौत को दावत देना था, इसलिए सबको गांव की तरफ पीछे हटने का इशारा किया गया। लेडी नाइट ने ड्रैगन का ध्यान भटकाने के लिए अपनी जादुई शक्ति को इकट्ठा किया। उनके हाथों से एक दहकता हुआ आग का भाला यानी फायर जैवलिन निकलकर सीधा ड्रैगन की तरफ लपका। ये स्पेल इतना खौफनाक था कि किसी भी आम दुश्मन को राख कर देता, पर ड्रैगन ने इस जोरदार हमले को भी सह लिया। सिचुएशन को बिगड़ते देख लेडी नाइट ने गांव में डिफेंस की तैयारी करने का फैसला किया और सबको तुरंत वहां पहुंचने को कहा। भागते हुए सबके सांस फूल रहे थे और ड्रैगन घायल होने के बाद और भी ज्यादा गुस्सैल होकर पीछा कर रहा था। तभी सबने देखा कि उनका सबसे पुराना और भरोसेमंद बुजुर्ग साथी वहीं रुका हुआ है। उन्हें वहां छोड़कर जाना नामुमकिन था। जब उन बुजुर्ग ने सबको जाने को कहा तो उनके यंग मास्टर ने साफ जिद पकड़ ली। अगर वो नहीं जाएंगे तो मास्टर भी एक कदम नहीं हिलेंगे। बुजुर्ग साथी को समझ आ गया कि उनके मास्टर की इस जिद के आगे वो नहीं जीत सकते। एक गहरी सांस लेते हुए उन्होंने फैसला किया कि वो दोनों मिलकर एक आखिरी बार ड्रैगन का रास्ता रोकेंगे, ताकि बाकी सबको निकलने का मौका मिल सके। थोड़ी देर बाद जब उन बुजुर्ग ने वो नामुमकिन काम कर दिखाया, तो यंग मास्टर ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उनका काम तो शानदार था, पर उनकी रफ्तार अभी भी बहुत कम है। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ चलना काफी नहीं है, बल्कि सीधा भागना होगा। उन्होंने एक शर्त रखी कि अगर वो सही सलामत पहुंच गए तो वो बटलर को उनकी मनपसंद रेड वाइन पक्का दिलवाएंगे। बुजुर्ग साथी ने अपनी थकी हुई कमर पर हाथ रखा और कहा कि इन पुरानी हड्डियों के लिए इतना भागना बहुत मुश्किल है, पर वो फिर भी कोशिश करेंगे। तभी एक यंग अटेंडेंट ने आगे बढ़कर कहा कि वो बटलर को संभाल लेगा और मास्टर को आगे जाकर गांव के डिफेंस की कमांड संभालनी चाहिए। मास्टर ने उन्हें बटलर का ध्यान रखने को कहा और खुद गांव की तरफ निकल पड़े। लेकिन जितना भी भागो, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था और गांव अभी भी बहुत दूर लग रहा था। साथ चलने वाले लोगों की हिम्मत अब जवाब दे रही थी, क्योंकि ड्रैगन फिर से उनके एकदम पीछे आ गया था। खतरा अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था और ड्रैगन फिर से अटैक करने की तैयारी में था। दीवारों के ऊपर से एक जोरदार आवाज आई कि सब लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर पहुंच गए हैं। लेडी नाइट ने बड़े जोश के साथ पूछा कि आखिर उनका प्लान क्या है। यंग लीडर ने बताया कि जैसे ही फॉरेस्ट ड्रैगन दीवारों के एकदम पास आए, लेडी नाइट अपने मैजिक से उसे वहीं जंप यानी फ्रीज कर दें। उनका इरादा था कि जैसे ही ड्रैगन अपनी जगह रुकेगा, सारे बैलिस्टास से एक साथ उस पर हमला कर दिया जाएगा। लेडी नाइट को यह प्लान काफी जबरदस्त लगा। हालांकि उन्हें थोड़ी हैरानी भी थी कि उनका इतना हाई लेवल मैजिक सिर्फ किसी को पॉज करने के काम आएगा। यंग लीडर ने उन्हें मनाते हुए ड्रैगन मीट की शानदार ट्रीट का वादा किया, जिसे सुनकर वो हंसने लगी और उन्होंने तुरंत डील पक्की कर ली। उन्होंने मजाक में कहा कि उनका वो मीट अब काफी तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहा है। सबने अपने निशाने साध लिए और बैलिस्टा को पूरी तरह तैयार रखा गया। सबको सख्त हिदायत दी गई कि डर के बावजूद घबराना नहीं है और ड्रैगन को एकदम करीब आने पर ही फायर करना है, ताकि निशाना न चूके।
यंग लीडर ने सोचा कि अगर थोड़ी देर और रास्ता रोका गया तो सब सेफ हो जाएंगे। तभी पीछे से 3 नए वॉरियर्स मदद के लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने देर से आने के लिए माफी मांगी, लेकिन यंग लीडर को उनकी रफ्तार देखकर हैरानी हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या सिर्फ तीनों इस बड़े खतरे का सामना कर पाएंगे, तो उन्होंने पूरे गर्व से अपनी तलवारें पकड़ लीं। उन्हें अपने मास्टर के बनाए हुए स्पेशल वेपन्स पर पूरा भरोसा था और उनका मानना था कि इन हथियारों के सामने कोई दुश्मन नहीं टिक पाएगा। अब ये पूरी लड़ाई अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। ड्रैगन अब एकदम दीवारों की पहुंच में था और नीचे से आखिरी टीम ने रिट्रीट चिल्लाकर पीछे हटने का इशारा दिया। प्लान के मुताबिक दुश्मन को सही जगह ल्यूरिंग करके काफी करीब खींच लिया गया था और अब लेडी नाइट की बारी थी। उन्होंने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके ड्रैगन की रफ्तार को वहीं रोक दिया, जिससे पूरा माहौल एक पल के लिए एकदम शांत हो गया। फिर अगला हुक्म गूंजा और सारे बैलिस्टा से एक साथ फायर कर दिया गया। एरोस की उस भयानक बौछार ने ड्रैगन को संभलने का मौका तक नहीं दिया और एक जोरदार धमाचे के साथ वो मौत की नींद सो गया। जैसे ही धूल हटी, हर तरफ जीत का शोर मच गया और लोग अपनी फतह का जश्न मनाने लगे। यंग लीडर का अटेंडेंट भागता हुआ उनके पास आया और उनकी सलामती के बारे में पूछा, तो उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा कि वो एकदम ठीक हैं। उन्होंने माना कि ये सब सबकी मेहनत की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। दूर एक कोने में डर के मारे छुपी उस छोटी बच्ची को सही सलामत देखकर उन्हें असली सुकून महसूस हुआ। लेडी नाइट मुस्कुराते हुए पास आईं और बताया कि उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई है। उन्होंने लीडर की कमांड और लीडरशिप की खूब तारीफ की और ड्रैगन स्लेइंग की मुबारकबाद दी। लीडर ने थोड़ा हम्बली कहा कि ये वाकई एक क्लोज कॉल था, जिस पर लेडी नाइट ने माना कि कोई आम गांव होता तो अब तक कब्रिस्तान बन गया होता। उन्होंने कहा कि बटलर और वो एडवेंचरर जिसने एक ही झटके में ड्रैगन की गर्दन उड़ा दी, जैसे होनहार लोग हर जगह नहीं मिलते और वो सब असली हीरे हैं। लीडर ने बड़े गर्व से अपने साथियों की तरफ देखा और उनकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखा। ड्रैगन तो मारा गया था, पर अब असली पार्टी और जश्न बाकी था। लड़ाई खत्म होने के बाद दीवारों पर खड़े होकर उस तबाही का जायजा लिया गया। लेडी नाइट अभी भी बैलिस्टा की उस पागलपन वाली ताकत पर हैरान थीं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो मशीन ड्रैगन के सख्त स्केल्स को भी मक्खन की तरह चीर देगी। लेकिन यंग लीडर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो इसमें मजीद सुधार के बारे में सोच रहे थे। उनका मानना था कि अगली बार जब ये एक साथ 10 शॉट्स निकाल पाएगा, तब असली मजा आएगा। ये सुनकर लेडी नाइट थोड़ा ठिठक गईं और उन्हें लगा कि उन्होंने शायद दुनिया की सबसे डरावनी बात सुन ली है, पर फिलहाल उन्होंने शिकार का जश्न मनाने पर ध्यान देना सही समझा। जश्न की तैयारी शुरू होते ही सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आज का असली हीरो कौन है और क्या उस एडवेंचरर को अब ऑफिशियली ड्रैगन स्लेयर माना जाएगा। फॉरेस्ट ड्रैगन जैसे जंगल के राजा को हराने में जिसने सबसे बड़ा रोल निभाया था, उसे सम्मान मिलना तो लाजमी था। ये अनाउंसमेंट लेडी नाइट ने खुद किया और वो एक बड़े खानदान की वारिस के तौर पर पूरे रुतबे और शान के साथ सबके सामने खड़ी हुई ताकि बहादुरों को रिवॉर्ड दे सकें। सब लोग इकट्ठा हुए और लेडी नाइट ने अपनी बुलंद आवाज़ में स्पीच शुरू की। उन्होंने सबको बताया कि अगर ये फॉरेस्ट ड्रैगन किसी आम गांव या शहर पर हमला करता तो अब तक सब कुछ राख बन चुका होता और बड़े बड़े किले भी ऐसी तबाही नहीं झेल पाते। लेकिन इस छोटे से गांव ने ना सिर्फ मुकाबला किया, बल्कि एक चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने गर्व से सबकी तरफ देखा और कहा कि इस पूरी लड़ाई में एक भी जान नहीं गई और नुकसान के नाम पर सिर्फ दीवार का एक छोटा हिस्सा और 2 बैलिस्टास टूटे हैं। इस ऐतिहासिक जीत में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले शख्स के तौर पर उन्होंने नाइट्स के वाइस कैप्टन का नाम पुकारा और इसी के साथ विक्ट्री सेरेमनी का आगाज हुआ। लेडी नाइट ने अपनी स्पीच जारी रखी और उनकी बुलंद आवाज पूरे मैदान में गूंजती रही। उन्होंने कहा कि सबसे पहले वो उस बहादुर का सम्मान करती हैं जिसने एक ही झटके में फॉरेस्ट ड्रैगन की गर्दन उड़ाकर पूरी जंग का रुख ही बदल दिया। फिर उन्होंने उनका जिक्र किया जो 4 एलिमेंट्स के जादू के बेमिसाल खिलाड़ी हैं और जिन्होंने अपने हुनर से ड्रैगन को वहीं जड़ कर दिया ताकि बाकी सब अपना काम कर सकें। उनकी काबिलियत की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसके बाद उन्होंने गांव के सबसे छोटे मगर सबसे महत्वपूर्ण सदस्य यानी यंग लीडर की तरफ देखा। उन्होंने हैरानी जताई कि सिर्फ 8 साल की उम्र में ऐसी नॉलेज और तेजी से एक्शन लेना उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने बताया कि कैसे इस बच्चे ने अपने अनोखे जादू से गांव की हिफाजत को कुछ ही दिनों में इतना मजबूत कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरी जंग में एक सच्चा लॉर्ड बनकर इन्होंने सबसे आगे रहकर सबको लीड किया है। अपने मन में वो सोच रही थी कि वो खुद एक नाइट से नोबल बनी है और जिंदगी में बहुत से लोगों से मिली हैं, पर क्या वाकई ऐसा कोई इंसान पहले कभी हुआ है? लेडी नाइट की आंखों में तब उनका अपना अतीत चमकने लगा। उनका जन्म कैपिटल के एक पुराने नाइट परिवार में हुआ था, पर जैसे ही उनकी जादू की ताकत का पता चला, उन्हें तुरंत एक बड़े नोबल के हवाले कर दिया गया।
वहाँ उन्होंने ऐसी सख्त ट्रेनिंग झेली कि कभी-कभी उनका मरने का मन करता था। सोने तक का वक्त नहीं मिलता था और दिन रात बस पढ़ाई और प्रैक्टिस चलती रहती थी। फिर वो एक स्क्वाड लीडर बनी और 16 साल की उम्र तक आते आते जंग के मैदान में अपना लोहा मनवाया और एक बड़ी यूनिट की कैप्टन बन गई। कई खतरनाक लड़ाइयाँ जीतने के बाद ही आज वो यहाँ एक नोबल बनकर खड़ी थी। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया था, इसलिए वो यंग मास्टर की मेहनत और उनकी काबिलियत को बेहतर तरीके से समझ रही थी। किंग उनकी मेहनत और कामयाबी से इतने ज़्यादा खुश हुए कि उन्हें सिर्फ 6 साल के अंदर विस्काउंट का रैंक दे दिया गया। इतनी कम उम्र में ये रुतबा हासिल करना अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इसी बीच उन्हें एक बड़े काउंट ने बुलाया जो असलियत में उनके पिताजी थे। उन्होंने बताया कि वो अपनी सबसे छोटी बेटी की शादी एक दूर दराज के फ्रंटियर इलाके के लॉर्ड से करवाना चाहते हैं। लेडी नाइट ने जब अपने पिताजी से मुलाकात की तो उन्हें समझ आ गया कि ये पूरा मामला क्या है, लेकिन उनके मन में एक शक था। उन्होंने पूछा कि अगर उस लड़के के पास अभी कोई टाइटल या रैंक ही नहीं है तो उन्हें इतना फॉर्मल होकर जाने की क्या ज़रूरत है, एक सिंपल इंट्रोडक्शन लेटर भी तो काफ़ी होता। पिताजी ने बस इतना कहा कि ये सब वक्त और हालात पर डिपेंड करता है। इस पर लेडी नाइट ने फैसला किया कि वो खुद जाकर उस लड़के को देखेंगी और अगर वो काबिल नहीं निकला तो वो अपनी छोटी बहन को तुरंत वापस ले आएंगी और ये रिश्ता वहीं ख़त्म कर देंगी। किले में पहुंचकर उन्होंने उस नन्ही बच्ची से बात की जो काफ़ी डरी हुई लग रही थी। उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर वो लड़का काबिल निकला तो ही वो उसका फियांसे बनेगा, वरना वो खुद इस रिश्ते को तोड़ देंगी। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद घर में किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे दूर भेजा जा रहा है। लेडी नाइट ने उसे बड़े प्यार से गले लगाया और समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बताया कि उसके बड़े भाइयों की मंगनी पहले ही बड़े खानदानों में हो चुकी है, इसलिए उसके लिए ये नया रास्ता चुना गया है ताकि आगे चलकर उसकी अपनी एक पहचान और अपनी जगह हो सके। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि वो उसकी हिफाजत के लिए हमेशा खड़ी है। उन्होंने उस नन्ही बच्ची को देखते हुए दिल ही दिल में दुआ मांगी कि काश वो लड़का वाकई अच्छा निकल जाए, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनका सारा डर बिल्कुल बेबुनियाद निकला है। वो सहमी हुई और डब्बू सी बच्ची जो पहले हमेशा डर के मारे पीछे छुपती थी, इस नई जगह पर आने के बाद पूरी तरह बदल गई थी। वो अब सिर्फ चुप नहीं रहती थी बल्कि खुद से कदम उठा रही थी और पूरी हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही थी। ये बदलाव देखकर लेडी नाइट को सुकून मिला। उन्होंने फिर उस यंग लीडर की तरफ देखा जिसने इतनी कम उम्र में ये सब कर दिखाया था। उन्हें लगा कि इस लड़के में कुछ बहुत ही अनोखी बात है, जैसे एक नई हवा का एहसास जो उन्होंने आज तक किसी बड़े से बड़े नोबेल में भी महसूस नहीं किया था। इसी प्रभाव में आकर उन्होंने सबके सामने खड़े होकर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने वादा किया कि वो आज से इस यंग लीडर के साथ एक फॉर्मल और बराबरी की अलायंस शुरू करेंगी। वहां खड़े सब लोग ये सुनकर हैरान रह गए क्योंकि एक बड़े रुतबे वाली विस्काउंट और एक छोटे से फ्रंटियर लॉर्ड के बीच बराबरी का समझौता होना नामुमकिन सा लग रहा था। लेडी नाइट ने यंग लीडर की आंखों में देखते हुए सीधे कहा कि उन्हें पता है कि अब तक उन्हें अपने पिता या ड्यूक के खानदान से कोई मदद नहीं मिली है और उन्हें यहाँ मुश्किल हालात में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। उन्होंने पेशकश रखी कि अगर वो हाथ मिलाते हैं तो वो हर तरह की फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट का वादा करती हैं ताकि दोनों एक दूसरे की ताकत बन सकें। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी और उम्दा डील थी। इस अलायंस का मतलब सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं था, बल्कि ये एक तरह का मजबूत हिफाजती दायरा था जो गांव के लिए बेहद ज़रूरी था। लेडी नाइट ने ये बात साफ कर दी कि इस समझौते के बाद काउंट की आर्मी के हमले का खतरा हमेशा के लिए टल जाएगा। यंग लीडर ने भी इस बात की गहराई को तुरंत समझ लिया। उनके लिए अलायंस का सीधा मतलब था दुश्मनों की गिनती कम करना और दोस्तों का साथ बढ़ाना, और अगर इससे इकोनॉमी में भी प्रॉफिट हो रहा था तो ये उनके लिए हर तरह से एक बेहतरीन सौदा था। गांव की नई दीवारों और वहां हो रही तरक्की की तरफ इशारा करते हुए लेडी नाइट ने उन्हें थोड़ा और बड़ा सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने समझाया कि इतने कम वक्त में जो उन्होंने हासिल किया है वो काबिले तारीफ है, पर अगर वो बराबरी का अलायंस करते हैं तो पूरे किंगडम के बड़े नोबल्स और यहाँ तक कि राजा महाराजा भी उन्हें लेडी नाइट के सबसे खास पार्टनर के तौर पर पहचानेंगे। ये उनकी सोशल स्टैंडिंग को एक नए मुकाम पर ले जाने वाला फैसला था। जब लेडी नाइट ने हाथ आगे बढ़ाकर उनकी राय पूछी तो माहौल में एक संजीदगी सी छा गई। यंग लीडर के दिमाग में उस वक्त कई पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उन्हें याद आया कि कैसे उनके अपने पिता ने उन्हें कब का ठुकरा दिया था और उनके पास ना तो कोई सपोर्ट
बचा था और ना ही बड़े नोबल्स के साथ कोई ताल्लुकात। उनके जैसे अकेले लड़ाई लड़ने वाले इंसान के लिए ये ऑफर किसी लॉटरी से कम नहीं था। एक गहरी सोच के बाद उनके चेहरे पर एक पूरे एतमाद मुस्कुराहट आई। उन्होंने बड़े अदब के साथ हाथ मिलाया और इस नए सफर की शुरुआत की मंजूरी दे दी। उन्होंने वादा किया कि वो मिलकर काम करेंगे और इस दोस्ती को नए बुलंदियों तक ले जाएंगे। तो दोस्तों, ड्रैगन के कबाब तो प्लेट में सज चुके हैं और पार्टी पूरे जोश में शुरू हो गई है। पर एक बहुत ज़रूरी और थोड़ी दुख भरी सूचना सुन लीजिए। अभी इससे आगे की कहानी के लिए आपको थोड़ा सब्र का बांध बांधना पड़ेगा। असल में बात यह है कि अभी आगे के कोई एपिसोड स्टॉक में बचे ही नहीं हैं। हमारे यंग मास्टर अभी अपने अगले 10 शॉट बलिस्टा के सपने देखने में बिजी हैं और लेडी नाइट ने सारा ड्रैगन मीट अकेले चट करने की कसम खा रखी है। इसलिए मेहरबानी करके अगले हफ्ते तक नेक्स्ट एपिसोड का सवाल करके अपनी और मेरी जान खतरे में ना डालें, क्योंकि अगर ज़्यादा जिद की तो कहीं लेडी नाइट गुस्से में आपकी तरफ फायर जैवलिन न निशाना साध दें। तो तब तक पुरानी कहानी को ही बलिस्टा की तरह बार बार लोड करके सुनते रहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए ड्रैगन मीट पार्टी एंजॉय कीजिए।